आज की डेट में अगर आप मान लीजिए 1 करोड़ का अचीव कर रहे हैं पर ईयर में, एक को 5 क्यों नहीं कर सकते? मुझे भी नहीं पता था कि मैं भाग्य को जानने वाला हूँ। मनुष्य जन्म लेने से पहले भी जीवित अवस्था में होता है, उसकी कुंडली तब से क्यों नहीं बनना शुरू हो जाती है जैसे ही वो बीज एक माँ के पेट में बोया जाता है? जो फर्स्ट डे जब माता पिता का जो एक्चुअल में कुंडली वही है। ज्योतिष शास्त्र की जो वैदिक काल में जो शुरुआत हुई थी, ये सूर्य और चंद्र को देखने से ही हुई थी। जो 2 गुप्त प्लैनेट्स हम बोलते हैं वो कौन से हैं? जैसे हर एक प्लैनेट की रोटेशन अलग अलग ड्यूरेशन में हो रही है, कोई 12 दिन में, कोई 3 महीने तक भी लग जा रहे हैं। तो ये कैलकुलेशंस उस समय की बनी हुई हैं जब हमारे पास साइंस से चीज़ें पता नहीं की गई थी। तो साइंस से चीज़ें मेल खाती हैं या अलग जाती हैं? बहुत बढ़िया मेल खा रही है। मैंने अपने आप को तपालोक में देखा है। जब हम लोग जाप कर रहे होते हैं, उसमें श्वास को छोड़ना नहीं है। एक श्वास जो आपने लिया ना ध्यान में, उसी श्वास के साथ में आपको पूरे जाप में बने रहना है। और सुषुम्ना जो रहता है ना, ये हमारे ब्रह्मरंध्र का मुख्य द्वार है, जिसको हम लोग हठ योग में साधते हैं। लाल किताब क्या चीज़ है? कुछ अलग है या पार्ट है, क्या है वो? उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि मेरे फादर की मेरे कम एज बल बुद्धि और विद्या, इसमें किसी में भी आप अहंकार कर लो, आपका नाश हो। इंसानों में भी ऐसा होता है कि जन्म तिथि के हिसाब से हम बताते हैं कि ये सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है, वो कैसे हमें पता चलता है? हमारे एस्ट्रोनॉट्स कहीं चंद्रमा पे जाते हैं या तो उनकी एस्ट्रोलॉजी वहाँ पे चेंज होती होगी? मेरे विचार से इसमें उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। आजकल जो बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं जिनमें लोग अपनी डेट्स और ये चीज़ डाल के अपनी कुंडली निकाल लेते हैं जी, लेकिन क्या वो उतना ऑथेंटिक होता है जिस देखिए तरीके से आप उनके लोग जो गणना करते हैं? ऑथेंटिसिटी की अगर आप जी, बात जी। करेंगे तो उनमें जो बताए गए प्लैनेट्स के पोजीशंस हैं, ये एग्जैक्ट पंचांग से हमारा मिलता है। सो हेलो दोस्तों, लेकर आ गए एक और शानदार सा पॉडकास्ट आपके लिए हमारे TSS शो पे। और आज जो हमारे साथ में गेस्ट हैं, इनका तंत्र विद्या पे, एस्ट्रोलॉजी पे, हठ योग पे और काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स पे बहुत अच्छी पकड़ है। आज हमारे साथ में प्रवीर सर, आपका स्वागत है द सौभाग्य शो पे। नमस्कार, जय माता रा। जय माता रा। कैसे हैं आप सौभाग्य जी? एकदम बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपको सबसे पहले मैं कोई बताऊं, आपको क्या बोलूं? गुरुदेव बोलूं, सर बोलूं, क्या बोलना चाहिए? आपकी इच्छा, आप हमें मित्र भी देख सकते हो, गुरु रूप में आप देखते हो तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, एक शिक्षक के रूप में भी आप देख सकते हो, एक भाई के रूप में भी आप देख सकते हो। मैं गुरु बोलता हूँ आपको। सो गुरुजी, इस पॉडकास्ट के थ्रू सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करते हैं आपका, क्योंकि मैं तो आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऑडियंस के लिए एक बार मैं जानना चाहूँगा, आप खुद बताएं कि आपकी किस किस चीज़ों में एक्सपर्टीज़ है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है और उसके बाद आप इस चीज़ में कैसे आए? जी अवश्य। जी तो मेरा नाम जो है प्रवीर कुमार हठ योगी हो गया जी। हठ योगी ये मैंने, हमारे जो क्लास के मित्र हैं उन्होंने मुझे दिया। साथ में बहुत से मित्रों ने मुझे पंडित की भी उपाधि दी। मैं डिग्री कॉलेज में था, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैंने बीटेक की डिग्री ली, तो उन्होंने मुझे पंडित की भी उपाधि दी। क्योंकि कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते थे कि दोस्त वगैरह परेशान हैं, तो वो लोग बोलते थे कि अपनी बात की क्या पता मैं जॉब कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसी चीज़ें होती थी क्लास में। तो एक ऐसे ही मेरा दोस्त था, फर्स्ट ईयर का मैटर मैं आपको बता रहा हूँ, डिग्री में। तो ऐसे हाथ करके वो रखे हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि क्या पता मेरा भाग्य में क्या है क्या नहीं। मुझे भी नहीं पता था कि मैं भाग्य को जानने वाला हूँ। अच्छा। मैं जानता भी हूँ, एस्ट्रोलॉजी मुझे आती है। अच्छा। तो मैं बोला दिखाओ तुम्हारा हाथ कैसा है। तो मैं देखा उसका हाथ की लकीरें, बोला तुम तो अच्छा खासा सक्सेस करोगे, तुम्हारा सक्सेस तो बढ़िया दिख रहा है, डेफिनेटली यू विल गुड। लव मैरिज करेगा? बोला लव मैरिज? बोला हाँ एकदम डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम तो पंडित हैं। बोला यस। तो वहाँ से फिर मेरा ये जो टाइटल शुरू हुआ। कैसे किए, मतलब आपको अगर नॉलेज नहीं थी उसकी? जी बिल्कुल, हाँ। एक्चुअली कैसा है कि ये बाय DNA में मेरे आया हुआ है। मेरे दादाजी जो हैं, दादा गुरु मैं उनको बोलता हूँ, वो भृगु संहिता के बहुत अच्छे जानकार, देवी माँ काली उनके परम भक्त और बहुत अच्छे साधक रहे, बहुत उच्च कोटि की साधना उनकी रही। बाय डिफ़ॉल्ट दादाजी से मेरे पिताजी में ये चीज़ें आई, तो वो भी देवी माँ की साधना करते हैं, उनके में भी तंत्र विद्या बाय डिफ़ॉल्ट आई। और ये जो सारी चीज़ें इनबिल्ट बाय DNA में आया। मैं जब उनको देखता था पूजन वगैरह करते हुए, तो मेरी भी बहुत इच्छा रहती थी कि मैं भी उनके जैसा करूं। अच्छा। हालांकि उन्होंने जब कुछ देना था, जैसे मंत्र वगैरह जो रहते हैं, देवी माँ की साधना के मंत्र हो गए, पूजन पद्धति हो गई, मैं उनको देख के सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता था कि वाह ऐसे देवी माँ की पूजा होती है, ऐसे फूल पुष्प अर्पण किया जाता है, दीप ऐसे प्रज्वलित करना है। तब मैं बहुत ही छोटा था, तो ऐसा देखते देखते माँ के प्रति में, देवी माँ के प्रति मेरा लगाव बहुत हृदय से जागता गया और मैं मन ही मन उनकी साधना मैंने करनी शुरू कर दी। मेरी साधना बचपन से ही प्रारंभ हो चुकी। अच्छा। फिर धीरे धीरे जैसे ही मुझे दादाजी ने देखा कि ये
पुष्प वगैरह लाने में हेल्प कर रहा है, मंदिर की सफाई भी कर ले रहा है, अच्छे खासी चीज़ें जो है सामान वगैरह अच्छे से डेकोरेट कर लेना, पूजन वगैरह अच्छे से कर लेना। तो उनको थोड़ी रुचि हुई, तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कुछ गाइडलाइन करना शुरू किया। ऐसा नहीं, ऐसा करो, पढ़ने से पहले इन मंत्रों का जाप करके पढ़ना तुम्हारे लिए लाभकारी है। तो धीरे धीरे उनके गाइडेंस में सभी चीज़ें सीखता चला गया, और बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैंने देवी की साधना भी शुरू की तो ये सब चीज़ें आने लगी जी। बाद में फर्दर में मैंने डिग्री के बाद में मेरी इच्छा हुई कि मैं इसमें मास्टरी कर लेता हूँ ज्योतिष शास्त्र को लेकर, तो मैंने उसमें एमए इन एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट किया। उसमें मैंने वैदिक ज्योतिष को लिया, वैदिक ज्योतिष के साथ में पामिस्ट्री को भी कंप्लीट किया, है ना। और साइड बाय साइड से मेरे जो अपने काम वगैरह हैं, मैं जॉब्स भी कहा 12 साल मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया। संजीव ऑटो ग्रुप महाराष्ट्र औरंगाबाद में, संजीव ऑटो ग्रुप वेरॉक में मैंने जॉब किया, वहाँ पे एज ए। आप स्टडीज में कौन सी डिग्री से कंप्लीट किया? मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था? यस, टोटली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने से आपका तो आपको अपने आप में क्लैश नहीं लगता था कि एस्ट्रोलॉजी एक फील्ड जो बचपन से घर में देख रहा हूँ और एक तरफ साइंस है, और साइंस और एस्ट्रोलॉजी को जनरली एक साथ नहीं देखा जाता है? हाँ, देखिए इसमें कैसा है कि जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को देखना शुरू किया तो मैं इसको स्टार्टिंग से देखते आ रहा हूँ। अच्छा। चंद्रमा को देखना मुझे अति प्रिय लगता है। हाँ। चंद्रमा जब द्वितीया का चांद के बाद में तृतीया का चांद निकलता है, वहाँ से सबसे सुंदर चंद्रमा का शेप बनना शुरू होता है। तो मैं चंद्र को देखता रहता, चंद्र को देखना, सूर्य को देखना अति प्रिय है। और ये ज्योतिष शास्त्र की जो वैदिक काल में भी शुरुआत हुई थी, ये सूर्य और चंद्र को देखने से हुई थी। जैसे उस समय वैदिक काल में कैसा था कि मौखिक कुछ ज्यादा रहता नहीं था, सांकेतिक वगैरह। वैदिक काल से भी पहले आप चले जाओ, प्राग वैदिक काल में। अच्छा। तो उस समय में सांकेतिक रूप से लोगों को पता चलता था कि सुबह हो रहा, शाम हो रहा, सुबह हो रहा, शाम। तो ये अंधविश्वास वाली जो चीजें हैं, मैं एक इंजीनियर हूँ। अब मेरा जो दृष्टिकोण रहेगा, इंजीनियर क्या है कि जब तक उसे प्रत्यक्ष प्रमाण ना मिल जाए तब तक वो उस पर मान ही नहीं सकता। प्रैक्टिकल उसे चाहिए ही चाहिए। जब तक प्रैक्टिकल नहीं है तब तक कुछ भी उसमें गुंजाइश नहीं करने वाला। अगर उसमें फॉर्मूला है तो वो भी प्रैक्टिकली अचीव होना चाहिए। अगर हमने कहा कि आज अगर सूर्य ग्रहण लग रहा है तो सूर्य ग्रहण का एग्जैक्ट टाइमिंग जो पंचांग बोल रहा है और वो एग्जैक्ट टाइमिंग में वो घटना घट रही है, तो इलॉजिकल जो ब्रह्मांडीय घटनाएं हैं वो है ही नहीं। और उन्हीं घटनाओं के आधार पे हमारा टिका हुआ है ज्योतिष शास्त्र। तो इसके लिए मैंने इसको क्या किया कि ज्योतिष शास्त्र में हमारे मेनली क्या हो गया ना, इसको इस तरीके से देखने की कि जो पौराणिक कथाओं में इन चीज़ों के, जैसे कि राहु केतु को राक्षस है ना, उसमें उनको जो समुद्र मंथन का रहता है, समुद्र मंथन की है, बाद में उनका वध होता है, अमृत पान करते हुए देख लिया जाता है। तो ये एक कथा के माध्यम से जो बताया गया है, उस चीज़ को जब आप साइंटिफिकली देखेंगे तो आपको क्लेरिफाई हो जाए कि नहीं, राहु केतु जो है ना, ये क्या है कि ये हमारी पृथ्वी है। हाँ। इसके चारों तरफ पे चंद्रमा जो है अपना चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और पृथ्वी क्या कर रही है कि सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य का जो है चक्कर लगाते समय पृथ्वी का एक अपना अलग एक्सिस, अपना एक उसका एक अक्ष है कि उसी में वो घूमेगी। चंद्रमा का भी एक है। हाँ। तो सूर्य और चंद्र का जो इस प्रकार की जो है जी, तो उसमें जो परिभ्रमण में एक कट पॉइंट आता है। हाँ। 180 डिग्री इधर, अच्छा। 180 डिग्री इधर। तो उसका जो एक जोन है वो राहु का आता है, एक जोन है केतु का। अच्छा अच्छा। ये हो गया इमेजिनरी टाइप का आपको लगेगा, बट उसका जो प्रभाव होता है, क्योंकि जब दो सर्कल जब अपने आप को एक कट करेंगे तो कुछ ना कुछ वहां पे रहेगा। तो वो सर्कल का जो मूवमेंट, इनकी एक्सिस तो हमेशा तो ये रोटेशन में रहते हैं। हमारा ब्रह्मांड क्या है, संपूर्ण रूप से सब यहाँ पे चलायमान है, सब कुछ चल रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। तो ये जो अस्थिरता है, ये जीवन में स्थिरता का सबसे बड़ा कारण है जी, है ना। तो इसके बाद आप जब बता रहे हैं एमए इन एस्ट्रोलॉजी आपने की, तो एस्ट्रोलॉजी के लिए प्रॉपर ऐसे कोर्सेज होते हैं और कहाँ पे इनकी कॉलेजेस कैसे सीखते हैं? मतलब ये कॉलेज फॉर्मेट होता है या फिर ये गुरुकुल फॉर्मेट होता है, क्या होता है? देखिए आज की डेट में अगर किन्हीं को एस्ट्रोलॉजी अगर सीखना है तो डायरेक्ट अगर वो एडमिशन्स लेंगे, आपको इग्नू में भी अवेलेबल है, बनारस यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आप डायरेक्ट मास्टर कर सकते हो, PhD कर सकते हो। बट उसके लिए जो बेसिक बैकग्राउंड चाहिए होता है कि अब डायरेक्ट किताब से आप नहीं कर सकते, ना ही आपको जो टीचर्स हैं वो उस हिसाब से आपको बता दिए तो उस हिसाब से आपको नहीं। इसके लिए कुछ साधनाएं होती हैं जी, कुछ विशेष प्रकार के आपको उस तरीके से गुजरना पड़ता है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसमें नवग्रह को हम लोग लेकर के चलते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र का बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि एक श्लोक है, बहुत प्राचीन श्लोक है वैदिक काल का, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे।
जो भी ब्रह्मांड में है हाँ। वो सब कुछ हमारे शरीर में होता है। यत पिंडे मतलब शरीर। हाँ, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड। पिंड मतलब हमारा शरीर हो गया, तत् ब्रह्मांड। अब इन दोनों को आप वाइस वर्सा करके लेके चलो, यानी कि जो आपके ब्रह्मांड में है वो आपके शरीर में है, जो आपके शरीर में वो आपके ब्रह्मांड में है। अब प्रत्येक व्यक्ति का जो है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सब के अपने अपने प्लैनेट्स होते हैं। हम सब अपना ब्रह्मांड अपने साथ में लेके चल रहे होते हैं जी। आपका सूर्य, मेरा सूर्य, दोनों के फल अलग अलग हो सकते हैं। अब इसकी शुरुआत कहाँ पे होती है कि जब जातक का जन्म हुआ, उस समय में वर्तमान जो ग्रहों की स्थिति रहती है, नवग्रह मंडल, हमारा लेना देना बेसिकली अपने सौर मंडल तक ही है। जी जी। ब्रह्मांड अनंत है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत कोटि सूर्य, अनंत कोटि चंद्र, अनंत कोटि सहस्त्र कोटि ध्रुव है। ये सब चीजें जो है ये सब अनंत है, लेकिन हमारा लेना देना कहाँ तक है? नवग्रह तक। अब इन सभी के जो अधिपति हैं, नव पूरे समस्त ब्रह्मांड के अधिपति, वो विराजमान, उनका जो आकृति का वर्णन है आपको ब्रह्म पुराण में भी मिल जाएगा। और उसमें बताया गया है कि शिशुमार आकृति, जी जी, शिशुमार आकृति को आप देखेंगे तो उसमें शिशुमार आकृति में विशाल श्री हरि विष्णु के स्वरूप के बारे में बताया गया है। और उनका जो आकृति है वो कुंडल मार के, अच्छा, एक कुंडल मारी हुई आकृति है। इसका भ्रमण इसमें आपको श्लोक में भी आता है, शिशुमार आकृतो ध्रुव। ध्रुव तारा को आप जानते हो, ध्रुव तारा आता है ना। अब हमारे जितने भी अपने जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रहते हैं उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसा करते हैं? ध्रुव तारा से, वहां से अक्षांश मतलब क्या, ध्रुव तारा से हम लोग इस टाइम पे कहाँ हैं, हाँ, वो आता है। तो हमारा कैलकुलेशन कहाँ से, सेंटर हमने किसको ले लिया है? हमने ध्रुव तारा, वहां से हमारा शुरू हो गया। अब ध्रुव तारा के पास में उनका जो है मुख आता है, किनका? श्री हरि विष्णु के पास का। और इसकी जो आकृति बन रही है ना, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी हमारे 27 नक्षत्र हैं वो उनके एक साइड में आते हैं। एक साइड में 14 नक्षत्र इधर, 14 नक्षत्र इधर, और उन्हीं की जो हो गए हमारे काल पुरुष, मतलब उनके शरीर में जो जो चीजें होंगी वो सब, मतलब नारायण के रूप में जो चीजें हो रही है वो सब चीजें नर के साथ में हो रही है। अच्छा, जो घटना खगोल में घट रही है, वहां ग्रहण लग रहा है, यहाँ भी ग्रहण लग रहा, वहां ट्रांजिट हुआ बुध का, यहाँ पे भी आपका ट्रांजिट हो गया। यहाँ पे शुक्र ने मूवमेंट लिया, आपकी लाइफ में शुक्र का मूवमेंट शुरू हो गया, यहाँ पे चेंजेस आने लगेंगे। ये सारी चीजें होती है। जातक के जन्म के समय में नारायण को तकलीफ हो रही है तो नर को तकलीफ हो रही है। जनरली हम बर्थ डेट को आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ से हमारी कुंडली चालू होती है, वहाँ से हमारे, जब मेरे को ये नहीं समझ आता गुरुजी कि एक इंसान, मनुष्य जन्म लेने से पहले भी जीवित अवस्था में होता है, उसकी कुंडली तब से क्यों नहीं बनना शुरू हो जाती है? जैसे ही वो बीज एक माँ के पेट में बोया जाता है तब से ही क्यों नहीं? क्योंकि जीवित अवस्था में तो तब से पलना स्टार्ट हो गया है और शरीर का भी निर्माण हो जाता है 8-9 महीनों में, तो तभी क्यों होता है जब जन्म हुआ तो तब की तिथि, तब का टाइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे सनातन में 16 संस्कार बताए गए। जी। उसमें प्रथम संस्कार आता है गर्भाधान संस्कार। ये जो आपने उपाय, ये जो आपने प्रश्न किया है, गर्भाधान संस्कार, अगर इसको व्यक्ति फॉलो करना, साइंटिफिकली अगर आपने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया तो आने वाले बच्चों के भविष्य में जो स्ट्रगल्स होते हैं, कि जैसे आपके लाइफ में आज की डेट में, हमारे लाइफ में स्ट्रगल्स है, मेहनत करना है, हेल्थ भी कॉन्शियसनेस रहना चाहिए, फैमिली का भी है, गाड़ी वगैरह भी चाहिए, आपको एक अपना नाम भी करना है, प्रसिद्धि भी लेना है, तो उसके लिए आपकी कुंडली में परफेक्टनेस होना चाहिए। बिल्कुल 3 ग्रह उच्च के हो जाए, कम से कम एटलीस्ट 2 ग्रह उच्च के हो जाए, 2 ग्रह स्वराशि के हो जाए, क्या बात होगी, फिर अच्छी कुंडली बन गई ना। अब ये जब हम लोग गर्भाधान संस्कार, मतलब कि जो आपने प्रश्न किया कि जो फर्स्ट डे जब माता पिता का जो मिलन होता है ना, उस वहां से शिशु का पहला फर्स्ट डे हो गया, बीजारोपण, उसको गर्भाधान संस्कार। उसकी तिथि के समय में ही आपको 9 महीने के आगे की जो प्रिडिक्टिव है कि यहाँ से अगर मैं आज की डेट में अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं, एक्चुअल में कुंडली वही है, वहीं से कुंडली की शुरुआत होती है जी। लेकिन क्या है कि उस समय में शिशु का जोन जो है एक अलग, वो कहाँ पे है? माँ के गर्भ में जी, वो सेफ जोन में। अब वो समझो कि अपने आप में ही नारायण है, वो जल में उदर में निवास करने वाले हैं, नाभि के साथ में उनका ब्रह्मा, जैसे आपने श्री हरि विष्णु का भी देखा होगा कि नाभि में ब्रह्मा, तो वो नाभि भी अटैच रहती है माँ के साथ में रहती है ना। ये सेम हर जो नारायण का जो स्वरूप रहता है वो नर स्वरूप में भी वो पहले आपको नारायण के रूप में आते हैं। जी जी जी, है ना। वहां से आपकी शुरुआत हो गई कि गर्भाधान संस्कार इस मुहूर्त में हो रहा है, तो अगले 9 मास के बाद में कौन सी ग्रहों की स्थिति हमें प्राप्त हो रही है।
गुरु उच्च के हो जाए, सूर्य स्वराशि के हो जाए, शुक्र मालव्य में आकर बन जाए, इसमें से कुछ तो भी हो तो जाए। आपसे कभी कोई ऐसे प्लान करके भी पूछते हैं कि महाराज जी आप कोई आगे के 9 महीने की तिथि बताइए तो हम अभी प्लान करेंगे? हाँ, हमने जब से मैं जैसे ज्योतिष शास्त्र के मैं क्लासेस भी लेता हूँ, तो हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए, तो क्लासेस में मैं ये बातें बताता हूँ कि गर्भाधान संस्कार में अगर आपने पहले से प्रिडिक्शन ले लिया, पहले से प्रिकॉशन ले लिया, तो शिशु को आने वाले टाइम में जो उनको हेल्थ इश्यूज रहेंगे, हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा, ब्लड प्रेशर रहेगा, शुगर रहेगा, बीपी रहेगा, इन चीज़ों को आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए सही मन के साथ में माता पिता को प्लान करके उस डेट के हिसाब से कर लेना चाहिए। और उसके पहले उसी टाइम से मेरे जितने भी हमारे साथ के लोग जुड़े हैं ना, वो साधना शुरू कर देते हैं, वो कर रहे हैं। और उनके जो चिल्ड्रंस हुए उन नक्षत्रों में, सभी ग्रहों को तो नहीं बिठा सकते। चंद्रमा का जो गोचर रहता है वो 2.25 दिन में, इतना भी वो प्रिडिक्टेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, चंद्रमा एक ग्रह को हमने मान लिया, लेकिन जब आपका नियरेस्ट जो डेट आता है उसमें एटलीस्ट आपको सूर्य का मंथ मिल जाएगा कि ये मंथ में सूर्य का गोचर हर महीने में होता है, कि आपको पता चल जाए कि मैं सिंह का सूर्य है, मेष का सूर्य है, वृश्चिक का सूर्य है, या फिर तुला का सूर्य है। अब इसके अकॉर्डिंगली आप जान सकते हो कि आपका सूर्य कैसा फल देने वाला है। बृहस्पति का जो ट्रांजिट होता है वो 13 मास का रहता है, 13 मास में एक ही राशि में रहने वाले। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि जन्म के समय में नक्षत्र का चरण बदल जाएगा, लेकिन गुरु तो राशि तो मिल जाएगी ना आपको। कर्क का गुरु मिल जाए, अति उत्तम। लग्न में गुरु बैठ जाए, अरिष्ट नाशक योग बन गया। मतलब समस्त प्रकार के अगर उसके लाइफ में स्ट्रगल्स आए भी तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट वो करने में सक्षम हो जाएगा। बृहस्पति उसको सपोर्ट करेंगे। ये ट्रांजिशन जो आप बता रहे हैं इसका क्या मतलब है? वो एक प्लेनेट का जो आप जैसे बता रहे हैं किसी भी, इसका मतलब क्या वो ट्रांजिशन यहाँ पे? यस, जैसे कि ग्रहों का गोचर जो होता है ना, ये हमारे जीवन में बदलाव लाने का काम करते हैं। जी, प्लैनेट्स जो है हमेशा चलायमान है। गच्छति ती ग्रह, जो चलायमान है जी, तो वो ग्रह कहलाता है। न क्षरति ती नक्षत्र, जिसका क्षर नहीं होता, मतलब जो चलायमान नहीं है, जिसके सापेक्ष में हमारे जिसके आधार मान के चल रहे हैं, वो नक्षत्र है। नक्षत्र कितने हैं? 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्रों के 4-4 चरण हैं जी। तो ये टोटल 27 × 4 करेंगे तो 108 आएगा। यानी हमारी जो पूरी ब्रह्मांड है ना जी, ये 108 का है, 108 का है। माला का भी जाप उसी के हिसाब से रहता है। 108 मन का आपने पूरा है, उसमें मतलब क्या किया आपने, एक चक्कर पूरे ब्रह्मांड का लगा लिया जाप के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से आपका एक पूरा माला का जाप पूर्ण हो गया। अब इसमें एक बात का और रहता है कि जब हम लोग जाप वगैरह कर रहे थे, ये टॉपिक आपने किया इसके लिए, बिल्कुल, ये जब हम लोग जाप कर रहे होते हैं उसमें श्वास को छोड़ना नहीं। एक श्वास जो आपने लिया ना ध्यान में, उसी श्वास के साथ में आपको पूरे जाप में बने रहना है, तो जाकर के आप जैसे यात्रा शुरू। मुश्किल नहीं हो? नहीं मुश्किल, एक सांस में पूरी माला कैसे हो सकती है? एक सांस का नहीं, जैसे आप जो है एक्चुअल में हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है ना, जैसे गर्भ से बच्चा बाहर आया जी, उसके वायु का जो प्रवेश होता है, एक ही सांस लेता, अब उसी सांस को वो जीवन भर छोड़ता रहेगा, निकालता रहेगा, वही सांस चल रही है जी। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग उसको ध्यान नहीं देते। श्वास एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप अपने आप से कनेक्ट हो सकते हो। ये हमारा हठ योग में आता है जी जी, है ना, अपने आप से उसमें आप कनेक्ट हो सकते हो। और श्वास के माध्यम से एक बार कनेक्शन हो गया तो आपकी जो है पूरी की पूरी चीजें रिदम, यही होता है। मन का भी जाप रह गया जी जी, और आपने जो ध्यान वगैरह लगाते ये इसमें आता है। तो हठ योग के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे कि क्या एक्चुअली होता है? हठ योग को एक बहुत ही कड़ी योग की प्रैक्टिस मानी जाती है, और योग, बहुत लोग योग पे तो आजकल चीज़ें चल रही हैं, योगा डे वगैरह होता है, लेकिन हठ योग तक पहुंचने का इंसान, नॉर्मल आदमी सोच भी नहीं पाता है। क्यों वो इतना टफ है? क्या प्रोसेस होता है और आप कैसे अचीव किया उसको? देखिए, हठ योग का जो है ना, हठ ही बोले तो क्या है कि आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि हठ मतलब ये जिद वाली चीजें जी जी, है ना, कि बहुत टफ है, आपको जिद करके करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ह जो है एक बीज अक्षर है, अच्छा, ठ जो है ये भी एक बीज अक्षर है। ह का संबंध सूर्य से है और ठ का संबंध चंद्र से है। ये हो गया आपके प्लैनेट वाइज में। अब जब इनको आप अपने बॉडी में देखेंगे तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां रहती है। उसमें से 3 जो मुख्य नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो एक है सूर्य नाड़ी, एक है चर नाड़ी जी जी, चंद्र नाड़ी। एक हो गई ईड़ा नाड़ी, उसी को सूर्य नाड़ी को ईड़ा नांगले जी, और चंद्र को पिंगला नाड़ी, इस प्रकार से। और सुषुम्ना जो रहता है ना, ये हमारे ब्रह्मरंध्र का मुख्य द्वार है, जिसको हम लोग हठ योग में साधते हैं कि इसी को हमें इसी में रहना है। मतलब कि आपने जो हमारी, जैसे दिन में मान लो आपकी श्वास, एक ही नाक आपका चल रहा होगा, एक ही श्वास चल रही होती है, और ये हर
अपने टाइम टू टाइम में ये बदलता है ना। इसी को नॉर्मलाइज करके हम लोग श्वास को साधना शुरू कर देते हैं। अब जहाँ केवल श्वास को साधने की बात हो रही है तो ये बहुत ही सिंपल है। मतलब अगर आप देखेंगे सहजता से, तो सहजता से बिल्कुल आप देखो तो ये बहुत सिंपल आता है और केवल आपको श्वासों के ऊपर में ही काम करना। अब उन सांसों के शोधन के लिए बहुत सारे प्राणायाम रहते हैं, बहुत सारे अभ्यास रहते हैं। उसमें आ गया हठ योग में आ गया यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, ये सारी चीजें इसमें आती है। अष्टांग योग आता है। यम नियम में क्या हो गया कि सिंपली कि आपने सुबह में उठना, समय से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, झूठ कम से कम बोलना है, सात्विकता रहनी है, सात्विक भोजन वगैरह करो, अपने नित्य कर्म को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद में आसनों का अभ्यास करना होता है। कुछ आसन है जैसे कि सिद्धासन हो गया, पद्मासन हो गया, सुखासन हो गया, वज्रासन हो गया, इनमें आपको अभ्यास करना है। इससे क्या होता है कि हम अपने आप को अलाइन कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी अलाइन हो रही होती है ना। वो ये सारी चीजें हमारी ग्रहों के रेमेडीज में, कई बार मैं आसन का भी अभ्यास बताता हूँ, कई बार मैं उनको कुछ बंद लगाने का अभ्यास बताता हूँ। इसमें बंद का भी अभ्यास होता है। मैंने किया हुआ है, आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में मैंने किया हुआ है ये। अच्छा, आर्ट ऑफ लिविंग में आपने किया? जी, मैं जुड़ा हुआ हूँ उसमें। तो हैप्पीनेस कोर्स और एडवांस कोर्स, तो हैप्पीनेस कोर्स में बेसिक चीजें सिखाते हैं। अच्छा, एडवांस कोर्स में ये चीजें थी कि बंद लगाना क्या होता है, बंद लगाना जी। हाँ, तो ये उसी में से आता है, हठ योग में आता है। अब धीरे धीरे आपने आसनों का अभ्यास किया, अब उसके बाद में आपने थोड़ी धारणा में आनी जी। धारणा में कैसा है कि आपने धारणा का अभ्यास करना है तो सबसे पहले त्राटक करना शुरू करना। धारणा से त्राटक के अभ्यास से त्राटक आपने करना शुरू किया तो आपका ध्यान जो है आज्ञा चक्र का स्पंदन शुरू हो जाता है। षष्ठ चक्र जागरण भी हठ योग के अंतर्गत में आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ से आपकी कुंडलिनी महाविद्या शुरू हो जाती है। और कुंडलिनी महाविद्या का जो भेद है, उसके जो कुछ प्रोसेस रहते हैं वो 10 महाविद्या में भी आती है। छिन्नमस्तिका साधना पूर्ण रूप से कुंडलिनी महाविद्या, तारा की साधना पूर्ण रूप से कुंडलिनी महाविद्या में आती है। जितने भी उग्र शक्तियां हैं, सौम्य शक्तियां, अब जैसे त्रिपुर सुंदरी, श्री विद्या, ह आदि विद्या, क आदि विद्या, ये सब आदि गुरु शंकराचार्य की दी हुई चीजें। उनके भी जो गुरु थे श्री शंकर गौड़ पादाचार्य, वो समझिए कि खुद अपने आप में ब्रह्म के स्वरूप है, उनके आदि गुरु शंकराचार्य के। ये सारी चीजें हमारी बहुत प्राचीन काल से चली आ रही, वैदिक परंपरा से चली आ रही। तो गुरुजी, ये जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, जिनकी कैलकुलेशंस हमें पता है कि जैसे हर एक प्लैनेट की रोटेशन अलग अलग ड्यूरेशन में हो रही है, कोई 12 दिन में, कोई 3 महीने तक भी लग जा रहे हैं। हाँ। तो ये कैलकुलेशंस उस समय की बनी हुई हैं जब हमारे पास साइंस से चीज़ें पता नहीं की गई थी। तो आज की डेट पे आप साइंस से जुड़े हुए भी हैं, तो साइंस से चीज़ें मेल खाती हैं या अलग जाती हैं? बहुत बढ़िया मेल खा रही है, मेल ही नहीं खाती। मतलब साइंस में नासा अगर बोलता है कि प्लेनेट जितने दिन में रोटेशन ले रहा है उतने ही दिन में हम कुंडली में हमारी पंचांग जो रहती है ना, जी। पंचांग बोले तो 5 अंग हो गया। अच्छा। तिथि वार नक्षत्र करण योग, तिथि वार नक्षत्र करण योग, है ना। अब तिथि मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ये हो गया हमारी तिथियां। वार में हो गए दिन के वार, इनको हमने देखना है। नक्षत्र में हो गया हमारे जो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये आदि 27 नक्षत्र हो गए। कर्ण हो गया कि तिथियार्ध करणम, तिथि के आधे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये तिथि के आधे भाग को कर्ण, तिथि के मतलब एक दिन है ना, उसको भी आपने 2 पार्ट में बांटना है। अच्छा। अब हमारा जो दिन है और उनका जो दिन है, इसमें एक चीज का फर्क है। हमारा जो दिन की शुरुआत होती है, हमारी जो तिथि बदलती है, ये बिल्कुल साइंटिफिक है। अगर आप बोलेंगे कि मैं आज अगर बोलूंगा कि आज का डेट अगर 1 सितंबर है ना, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि 1 सितंबर में क्या हुआ, खगोलीय कोई घटना घटी। मान लीजिए आज 20 अगस्त है, तो किसी प्रकार की आपको खगोलीय घटना का आभास हो रहा है? नहीं हो रहा है। वहीं पे अगर मैं बोलता हूँ कि आज पूर्णिमा तिथि है जी, तो वहां पे क्या हो रहा है कि चंद्रमा आज आपको फुल मून दिखाई दे, बिल्कुल, है ना। आज पूर्णिमा है, मतलब शुक्ल पक्ष में आ गया, पूर्णिमा है, फुल मून है। जी। अब जब फुल मून कब दिखाई देगा आपको कि जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से 180 डिग्री में होंगे। हमारा ब्रह्मांड कैसा? 360 डिग्री जी। अब इन्हीं 360 डिग्री को हमने क्या किया कि 12 भागों में बांट दिया। 360 को 12 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री की आपको राशियों का मान निकलता है। अच्छा। ये 12 जो है हमारे 12 राशियां होगी, मेष से लेकर के मीन पर्यंत। अब इसमें क्या है कि ये जो ग्रहों का आपने जो पूछा कि जो ट्रांजिट रहता है, 20 दिन में कोई चेंज करता, 10 दिन में करता, तो इसका क्या रहता है? प्रत्येक ग्रह का एक अपना गोचर की अवधि है। इसमें सबसे अधिक समय लगता है कि शनि को 360 डिग्री उनको पूरा करने में 30 वर्ष लग जाता है। डिग्री जो हम बोल रहे हैं प्लैनेट की अपनी रोटेशन है या फिर एक चक्कर है जो सूर्यमंडल को ले? कोई भी आप सर्कल इमेजिन करेंगे ना, तो सर्कल जो होगा वो 360 डिग्री होगा। जैसे हम सोलर
जो सोलर पूरा सिस्टम पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम जो, तो उसमें हमको बचपन में पढ़ाया जाता है बीच में सन है, उसके अराउंड प्लैनेट्स हैं, फिर प्लैनेट्स के अपने अपने चांद होते हैं, किसी के तो एक ही प्लैनेट की ज़्यादा चांद भी होते हैं। तो वो जो एक रोटेशन है सन का, उसकी हम बात कर रहे हैं कितना टाइम लग रहा है, या प्लैनेट की अपने पोजीशन में जो स्पिनिंग होती है उसकी बात कर रहे हैं? पूरे रोटेशन की हम बात कर रहे हैं, परिक्रमण की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो सूर्य जो अपने में जो मंडल घूमना है ना, हाँ, हाँ। वो अपने एक्सिस में रोटेशन की बात होगी जी हाँ। जैसे पृथ्वी में क्या होता है कि वो अपने अक्ष में भी घूमती है हाँ। और सूर्य का भी चक्कर लगाती लगाती है। है, तो बिल्कुल। अपने अक्ष में घूमने का उसका रीजन क्या होता है कि इससे हमारे दिन और रात हो रहे हैं, है ना, कि एक साइड में दिन है, सूर्य दिख रहा है, एक साइड में नहीं दिख रहा। बिल्कुल। अब हमारी जो तिथि की बात हो रही थी कि पूर्णिमा के दिन में हमें पता चल रहा है, हाँ। और लेकिन अंग्रेजी तिथि में हमें पता नहीं चल रहा है। वैसे ही जब हम बात करते हैं कि अमावस्या, अभी आपको ये डिग्री वाला जो है ना, इसको बस इतना ही समझ लो कि सूर्य और चंद्र को केवल आपने समझना है जी। आपका तिथि का पूरा क्लियर हो जाएगा। तिथि से आप बिल्कुल समझेंगे कि मैं 10 तारीख को पकड़ूं या 10वीं तिथि को पकड़ूं। अब जब सूर्य और चंद्रमा में 12 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है जी, तो ये हो गया एक तिथि बनती है। और ये तिथि की शुरुआत कहाँ से होती है कि अमावस्या का जो टॉप बिंदु रहता है, अमावस्या हो गई, मतलब क्या हो गया कि उसमें सूर्य चंद्र दोनों जो है एक राशि, एक अंश, एक कला, एक विकला, मतलब एक ही जगह पे रहेंगे, तब हमें मून दिखाई नहीं देगा। वहां से हो गया हमारा प्रतिपदा का आदि बिंदु। वहां से आप 15 दिन में आ जाओ, 12 डिग्री 12 डिग्री 12 डिग्री करते हुए, है ना, 15वें दिन में आपका 180 डिग्री पूरा हो जाएगा। वो हो गया आपका पूर्णिमा। यहाँ से फिर जब आप जाएंगे तो कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो जाती है, अमावस्या में आप जाएंगे। जी जी जी। तो ये जो जोन है फिर आपको सूर्य चंद्र फिर पुनः 1 डिग्री में आए। तो ये इस प्रकार से हमारे तिथियों का है। इंसानों में भी ऐसा होता है कि जन्म तिथि के हिसाब से हम बताते हैं कि ये सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है, वो कैसे हमें पता चलता है? नहीं, ये एक अलग टॉपिक है। वंश का जो है ना, ये तो आपका गोत्र के अकॉर्डिंगली हो गया। गोत्र के अकॉर्डिंग, गोत्र के अकॉर्डिंग, गोत्र में जितने भी लोग हैं वो अगर एक चंद्रवंशी है तो उस गोत्र के सभी लोग चंद्रवंशी होंगे। हाँ, वो चंद्रवंशी कहलाएंगे। वो उनका अलग कंसेप्ट है। और हमारा जो वैदिक में कैसा है कि इन चीजों में जो है कि सूर्य उनका, चंद्र उनका, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपका अपना सूर्य है, आपका अपना मंगल है। आपका मंगल हो सकता है कमजोर है, मेरा मंगल हो सकता है बहुत बलवान है। तो मंगल का बलवान होना मतलब इनडायरेक्टली में क्या हो गया कि वो सेनापति है। अभी सभी 9 ग्रहों का ना अपना अपना एक पद प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र भी बहुत इंटरेस्टेड है, इन सभी को पद प्राप्त। सूर्य हो गया राजा, अच्छा, चंद्रमा हो गए रानी, मंगल हो गए सेनापति, बुध हो गई युवराज। अब ये चीजों को जैसे आप ज्योतिष शास्त्र है, ठीक है, अब इन सभी अपनी कुंडली को अगर आप जैसे समझना चाहते हैं, अपने हाथ की रेखाओं में भी आपको सेम चीज दिखेगी। जन्म कुंडली में जो ग्रह की स्थिति है वही सेम ग्रह की स्थिति आपके हाथ की लकीरों में भी रहती है। अच्छा, वही सेम आपको कॉम्बिनेशन आपके बॉडी में भी, कपाल की रेखाओं में भी आपको स्पष्ट दिखाई जाएगा। उसी ग्रहों के अनुसार आपको शारीरिक संरचना प्राप्त होती है, उसी ग्रह के अनुसार आपको शिक्षा प्राप्त होती है, उसी ग्रह के अनुसार आपको सक्सेस मिलता है। उन्हीं प्लैनेट्स जो है आपको रोग देते हैं, कष्ट देते हैं, उन्हीं के प्लैनेट्स के हिसाब से आपका गृहस्थ सुख होता है। सभी सुखों का एक ड्यूरेशन रहता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, है ना, तो बिजनेसमैन का कैसा है कि अभी 10 साल उसका बहुत बढ़िया टाइम जोन गया। सरकार का भी राज जो चलता है 5 वर्ष की सरकार रहती है ना। तो इन चीज़ों में भी कैसा है कि 5 साल में मतलब समझ लो कोई ना कोई दशा लेकर के वहाँ पद पे बैठे हुए हैं। अगर आप एक अच्छे पोजीशन में हैं, अपने आप को एक सफल बिजनेसमैन, मतलब समझिए कि कोई ना कोई ग्रह की दशा आपकी अच्छी चल रही और वो आपके पक्ष में। जैसे कि एक उदाहरण के लिए 120 वर्ष हमारी मनुष्य की आयु बताई गई कि 120 साल आइडियल है। हालांकि आज की रेट में 65-70 जो है आता है एक एवरेज अगर देखिए तो हमारी जो लेकिन वैदिक में गणना पद्धति है उसमें 120 वर्ष लेते हैं। अब 120 वर्ष में प्रत्येक 9 ग्रहों को अपना अपना एक भाग दिया गया कि सूर्य की महादशा रहेगी 6 वर्ष की, चंद्रमा की दशा रहेगी 10 वर्ष की, मंगल की दशा रहेगी 7 वर्ष की, बुध की दशा रहेगी आपको 17 वर्ष की, गुरु की दशा रहेगी 16 वर्ष की, शनि की दशा रहेगी 19 वर्ष की, फिर राहु की दशा 18 वर्ष की और केतु की दशा 7 वर्ष की। सबको टोटल करेंगे तो 120 साल आएंगे। हमारा लाइफ साइकिल भी ऐसे ही शुरू होता है कि जैसे कि आपका जो जन्म नक्षत्र है, जिस जन्म में आपका, जहाँ पे आपका जन्म हो, चंद्रमा एक राशि में रहेंगे। अब मान लीजिए कि आपका जन्म जो है अश्विनी नक्षत्र में हुआ,
तो वहां से आपको जो है उस ग्रह से संबंधित दशा आपको प्राप्त होगी। कृतिका नक्षत्र में जन्म हो गया तो आपको सूर्य की दशा प्राप्त होगी। यहाँ से आपका सीक्वेंस चलना शुरू होगा। अब इसके बाद वाला चल के इसके बाद वाला अब वो प्लैनेट्स आपके कुंडली में जिस प्रकार से बैठे हैं वो अपनी अपनी दशा अपने गोचर के अनुसार से वो फल देने वाला है। अगर आपके उन्होंने अगर अच्छा योग दिया हुआ है कि इनको पद प्राप्त हो, अच्छा पढ़े, अच्छा आगे बढ़े, व्यापार में आगे बढ़े, तो वो चीजें ऑटोमेटिक होने लग जाएंगी। लोग आपके साथ में ऑटोमेटिक जुड़ने लग जाएंगे और इसको और बेहतर तरीके से आप करना चाहते हैं। ये तो चीजें हैं वो तो चलती रहेंगी, आप जानो या ना जानो, ये प्री डिफाइंड है जी। आपकी लाइफ हमारी लाइफ पहले से ही प्रिडिक्टेड है जी जी। इसको जान के अगर आप और अच्छे से कर लेंगे तो और अच्छी बात है। जैसे मान लो आज की डेट में अगर आप मान लीजिए 1 करोड़ का अचीव कर रहे हैं पर ईयर में, तो आप जानने के बाद में संभवतः 1 करोड़ यानी धन प्राप्ति का तो ऑलरेडी योग है, 1 को 5 क्यों नहीं कर सकते? ये चीजें आती हैं। प्लैनेट्स को बल दे करके रखना है, ग्रहों को मजबूत बना के रखना है, तिथि के हिसाब से साइंस है ना, साइंस का फायदा लेना है। गुरुजी यहाँ पर हम प्लैनेट्स की बात करें, 9 ग्रह की बात करते हैं। हाँ। इन 9 ग्रह में हम पृथ्वी को भी गिनते हैं? नहीं, पृथ्वी को हम लोग पृथ्वी क्यों को नहीं गिनते? हाँ। गुरुजी जी, पृथ्वी को हमारे ग्रंथों में माता कहा गया जी, हाँ ना। तो ये जो हमारा अगर साइंस के हिसाब से देखेंगे तो पृथ्वी जो हमारा यहाँ पे भूकेंद्रिक सिद्धांत पे, आर्यभट्ट ने भी सिद्धांत दिया, आचार्य वराहमिहिर हो गए, आचार्य भास्कराचार्य जी हो गए, तो इन सब ने भूकेंद्रिक सिद्धांत को माना है। भूकेंद्रिक सिद्धांत मतलब हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि मान लो अगर हम आज की डेट में अगर मंगल में रह रहे होते तो आप यहाँ पे हो तो अपने आप को कहाँ से देखोगे? आप देखोगे नहीं यहाँ से कि मेरे चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं। जी जी। अब मैं अगर मंगल में हूँ तो मैं मंगल में देखूंगा कि मेरे चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं। तो ये सिद्धांत यहाँ पे काम करता है। तो आप आधार में हैं, भूमि जो है आपका आधार है, यहाँ से आपको बाकी प्लैनेट्स को देखना है। एक डाउट है गुरुजी कि यहाँ से जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स कहीं चंद्रमा पे जाते हैं या तो उनकी एस्ट्रोलॉजी वहाँ पे चेंज होती होगी। जनरली तो हम सब पृथ्वी पे रहते हैं तो हम सबकी कुंडली उसी हिसाब से चलती है, लेकिन जब अगर कोई ट्रैवल कर रहे हैं स्पेस ट्रैवलिंग में तो ये चीज़ें बदलती होंगी किसी तरीके से या कुछ वैसा होता होगा उन दिनों के? अच्छा, उस पर्टिकुलर समय के लिए जब वो मान लीजिए चंद्रमा पे गए जी, उस समय के लिए जी एक्चुअली कैसा है कि उस टाइम पे वो तो स्पेस ट्रैवल में रहते हैं। हाँ। और ये सारे जो योग बन रहे होते हैं ये उनके पहले से प्रिडिक्ट है कि उनको वहाँ की यात्रा का प्राप्त होगा और वहाँ पे जो उनका है तो आपको आइसोलेटेड सिस्टम में रहना पड़ता है सारी चीज़ें। तो मेरे विचार से इसमें उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ग्रह की जो रहती है जैसे मून पे गए तो उस पर्टिकुलर जोन टाइम के लिए जैसे कि मंगल का रेडिएशंस वगैरह हो गया जो वहाँ के नज़दीक, अब जैसे मून पे गए तो ऑब्वियस से पृथ्वी से अलग चीज़ है तो वो चीज़ें वहाँ पे इम्पेक्ट करेंगी वो। हाँ, लेकिन और बाकी जो भाग्य है इन चीज़ों को इफेक्ट नहीं करेगा। वो पर्टिकुलर उनके हेल्थ वगैरह को रिलेटेड खान पान इतना रहता है। जो 2 गुप्त प्लैनेट्स हम बोलते हैं वो कौन से हैं? राहु और केतु। ये कैसा है ना, हाँ ये छाया ग्रह है, इमेजिनरी प्लांट, वो आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन इन्हें हम लोगों ने लिया हुआ है हमारे वैदिक शास्त्र में। तो ये हमेशा से गुप्त लिखा हुआ था या क्योंकि साइंस इसको नहीं ढूंढ पाई इसलिए हम उसको गुप्त नाम दे दिया है? साइंस ने भी इनको ढूंढा है ना। अच्छा। हाँ, साइंस ने उनको क्या किस प्रकार से बोला है कि जो सूर्य का परिभ्रमण कक्ष है, चंद्र का परिभ्रमण कक्ष है, वो 2 जगह पे काटता है और ये परिभ्रमण जोन चेंज होता रहता है ना। हाँ। जब यहाँ पे आज के डेट आज अगर देखेंगे तो ये जो जोन है मतलब राहु आज के डेट में अगर एक्चुअल बात करेंगे तो वो कुंभ राशि में जी। केतु कहाँ पे है ना, सिंह राशि में। हाँ। तो ये अगला जो नेक्स्ट गोचर रहेगा तो वो कुंभ से मकर में आएंगे और केतु सिंह से कर्क में जाएंगे। राहु केतु ऐसा प्लैनेट्स है जो हमेशा वक्री रहते हैं, यानी कि इनकी छाया कैसा है कि आपका छाया बनेगा तो विपरीत दिशा में बनता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा। इस प्रकार से इनका रहता है कि ये हमेशा उल्टा घूमेंगे। बाकी ग्रह जैसे मान लीजिए कि 1 से शुरू मेष से अगर है तो मेष वृष मिथुन इस प्रकार से उनका प्लैनेट्स का गोचर है। लेकिन राहु की तो अगर 1 से तो पिछला घर मीन में चला जाएगा, मेष से मीन में, मीन से फिर कुंभ में, कुंभ से मकर में, ऐसा रेट्रोग्रेड मोशन बोलते हैं, वक्र गति। तो गुरुजी जो अभी हम बात कर रहे हैं जो दिन हम बोलते हैं इनके भी नाम बहुत मेल खाते हैं, सोमवार, बुधवार। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? मतलब क्या ये भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं जो हमारे दिन जिस तरीके से चलते हैं, जो पूरे सप्ताह में हमारे 7 दिन आते हैं, क्या उसका भी एस्ट्रोलॉजी से कुछ लिंकिंग है? बिल्कुल, ये जो 7 दिनों के जो नाम रहते हैं, ठीक है, ये टोटली साइंटिफिक है। जी जी। अब एक्चुअल में इसका जो गणना है ना, ये नवविध कालमान एक हमारे में गणना रहती है, वैदिक पद्धति है। तो उसके अनुसार से अगर आप देखेंगे तो हमारी पृथ्वी में दिन और रात कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का दिन, 24 घंटे। हमारी वैदिक भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं 1 अहोरात्र।
मतलब एक दिन प्लस एक रात्र, इसको अहोरात्र बोला जाता है। अच्छा, तो अहोरात्र में से अ और त्र का अगर आप लोप कर देंगे तो ये बनता है होरा, है ना। होरा हो गया 1 घंटे का। अच्छा, ठीक है। हाँ। अब ये जो 24 आवर आप बोल रहे हैं, ये हो गया आपके अंग्रेजी के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से, घंटा मिनट सेकंड के हिसाब से। हमारी वैदिक परंपरा में इसको हम लोग बोलते हैं घटी पल और विपल। 24 आवर इज इक्वल टू 60 घटी, मतलब एक दिन और एक रात का मान कितना हो गया, 60 घटी का। जैसे हमारा एक दिन और एक रात होता है ना, वैसे चंद्र के हिसाब से आप देखेंगे तो 15 दिन का एक दिन होता है, 15 दिन का एक रात होता है। अच्छा, एक हो, इसको हम लोग बोलते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसी को जब आप सूर्य के हिसाब से देखेंगे, आप जैसे अभी हम लोग पृथ्वी में हैं जी, अब हमें यहाँ से ये भी नहीं दिखाई पड़ता कि हमारी पृथ्वी गोल है, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है। पृथ्वी घूम रही है 1680 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इसका अपने एक्सिस में रोटेशन है। आपको लग रहा है कि आप अभी 1680 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं, क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमारा साइज बहुत छोटा है। समझो, एक उदाहरण आपने पढ़ा भी होगा, एक फुटबॉल में अगर आप चींटी को बिठाएंगे तो उनको समझ में नहीं आता कि ये फुटबॉल घूम रहा है, वो अपना फिर भी चलता रहेगा अपना काम, उसको नॉर्मल लगेगा क्योंकि साइज में बहुत बड़ा हो जाता है। उस सिद्धांत के हिसाब से जब आप पृथ्वी के ऊपर जाएंगे चंद्र में, तो चंद्र के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको 15 दिन का दिन, 15 दिन का रात। हमारा चंद्रयान भी जो भेजा गया था ना, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करके भेजा गया था कि वहाँ पे दिन होना चाहिए। रात्रि में क्या होता है वहाँ पे कि रात्रि का टेम्परेचर बहुत माइनस में चला जाता है, तो वहाँ पे उनका फंक्शन नहीं हो पाएगा। जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो उपकरण है, उतना लोवेस्ट टेम्परेचर में बर्फ से भी, मतलब शायद आई थिंक 220 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में जाता हुआ चंद्रमा का टेम्परेचर, उससे भी ज़्यादा, तो वो वहाँ पे उपकरण काम नहीं करता। फिर इसी प्रकार से थोड़ा सा और सौर मंडल में ऊपर जाओ, अपने सूर्य के हिसाब से देखो, तो सूर्य का कैसा है कि वहां पे एक मास, एक जो वर्ष है हमारे मनुष्य के हिसाब से, उसके लिए एक दिन और एक रात के बराबर है। अच्छा। सौर मंडल में हमारा 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने का रात होता है। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। मकर संक्रांति आप सेलिब्रेट करते होंगे, वहां से हमारी उत्तरायण शुरू हो जाती है। अच्छा, वो हो गया देवताओं के दिन की शुरुआत, मतलब सौर मंडल में दिन हो रहा है। आपका पृथ्वी है ना जी, ये 24 घंटे का दिन हो रहा है, दिन और रात। वैसे सौर मंडल में कैसा है कि 6 महीने का एक दिन रहता है, यानी सूर्य की जो रोशनी पड़ रही है पूरे सौर मंडल में, एक साइड में 6 मास तक पड़ती रहेगी और एक साइड 6 मास तक अंधेरा रहेगा। वो हो गया दक्षिणायन। आज की डेट में अभी जो है सूर्य जो है सिंह राशि में अभी, तो ये अभी हमारा दक्षिणायन चल रहा है। ये 6 मास चलता है। मकर से लेकर के मिथुन पर्यंत आपका 6 मास आता है, 6 राशि आती है। और मिथुन के बाद में कर्क में जैसे गोचर हो गया सूर्य का, ये उत्तरायण शुरू हो गया। तो उनके हिसाब से आप देखेंगे तो ये एक दिन में ही आता है। मैं आपको केवल अहोरात्र को लिंक कर रहा हूँ, मतलब 60 घटी जो है 24 घंटे के बराबर हमारे हिसाब से अलग है, चंद्र के हिसाब से अलग है, सूर्य के हिसाब से अलग है। अब आते हैं हम लोग सप्ताह में। तो सप्ताह जो होता है हमारा 7 दिन का हो गया। अब 7 दिन को अगर हमने 60 मान लिया और इसको 7 से भाग दिया तो कितना से भाग जाएगा, 56 आएगा और शेष बचेंगे 4। हमारा जो पृथ्वी का जो सीक्वेंस है ना, हम लोग भूमि है, ठीक है, इसके बाद में मून है, इसके बाद में आप सबसे नजदीकी प्लैनेट मून है। सबसे अधिक समय गोचर में किसको लगता है, सैटर्न को लगता है, शनि को लगता है। उनको 2.5 साल लगता है एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करना, तो सबसे डिस्टेंस में। तो मून से जैसे आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो मून के बाद में आप 4 नंबर में जैसे आप जाएंगे तो आपको मंगल आएगा। अच्छा, तो 4 शेष बच रहा है। सीक्वेंस वाइज में अगर आप देखेंगे तो मंगल कितना दूर है उस हिसाब से, हाँ उस हिसाब से रहता है। तो जो सोलर सिस्टम हम देखते हैं, सौर मंडल, उसी के हिसाब से ये चीजें, उसी के हिसाब से, सूरज से जो हम इंग्लिश में बोलते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, हाँ, आप पृथ्वी के हिसाब से केवल देख लो, पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह कौन है। अच्छा, पृथ्वी। आप रिजल्ट किसको चाहिए, पृथ्वी कहाँ से हम देख रहे हैं, पृथ्वी से देख रहे हैं, तो हम पृथ्वी को पकड़ेंगे। अब सूर्य से वो सिद्धांत वास्तव में जो होता है कि पहले तो होता था कि भूभ्रमण भाभ्रमण, यानी भाभ्रमण बोले तो ब्रह्मांड घूम रहा है और भूभ्रमण बोले तो नहीं भूमि घूम रही, ब्रह्मांड स्थिर है। लेकिन अभी क्या है कि आज की डेट में भूभ्रमण भी है और भाभ्रमण भी। अब तो सूर्य भी अपना चक्कर लगाते हैं, उसका भी वर्णन हमारे वैदिक ज्योतिष में दिया गया है कि सूर्य जो चक्कर लगाते हैं उनको एक चक्कर लगाने में लगता है 360 साल। 360 साल में एक चक्कर लगाते हैं। वो हो गया उनके हिसाब से। फिर जहां पे सूर्य स्थित है वहां पे वो हो गया एक दिन, एक वर्ष के बराबर। 360 वर्ष एक दिव्य वर्ष में आता है। अच्छा, और 12,000 दिव्य वर्ष हो गया एक युग का मान। हमारी जो वैदिक ज्योतिष गणना पद्धति है, ये त्रुटि काल से प्रलय पर्यंत की हमारी गणना रहती है। अब ज्योतिष शास्त्र में कैसा है कि ये 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। द्विध गणित युक्तम व्यक्तम अव्यक्तम।
जो 2 प्रकार के गणित से युक्त हो, जैसे अंक गणित भी आता हो, बीज गणित भी आता हो, सभी ग्रहों के प्लैनेट्स का मालूम रहता हो कि आज ग्रह कौन से राशि में है, कौन से अंश में, कौन से कला में, कौन से विकला में, त्रय स्कंद की युक्त का ज्ञान हो, सिद्धांत, होरा और संहिता, ये ज्योतिष शास्त्र के 3 मुख्य ग्रंथ हो गए। सिद्धांत ज्योतिष में हो गया जिसमें सारी थ्योरम्स आते हैं। सिद्धांत में क्या हो गया? थ्योरम्स। ग्रह गति के नियम उसमें बताए गए, वैदिक काल से परंपरा चली आ रही। ग्रह गति, कौन सा ग्रह किस प्रकार से गति कर रहे हैं। होरा में हो गया हमारी जातक, यानी कि हमारे लाइफ में कैसा प्रभाव पड़ता है। और संहिता ज्योतिष जो है वो ओवरऑल हमारे जो पृथ्वी में जितनी भी चीजें हैं, खाद्य सामग्री है, वाहन है, फिर उल्कापात हो गया, ग्रहण हो गया, फिर हमारे और भूम उत्पाद, फिर भूकंप वगैरह की चीजें जो होगी, ये सब हमारे संहिता के पार्ट में होते हैं। राज्य का चला जाना, युद्ध होना, ये सब संहिता ज्योतिष में। विश्व युद्ध होना, फिर एक देश का दूसरे देश से होना, ये सारी चीजें, ये सब चीजें जो रहती है संहिता के अंतर्गत में आता है। कब युद्ध विराम होगा, किस प्रकार से ये होगा, अगला युद्ध कब होगा। जैसे महाभारत के टाइम पे 1 वर्ष में 2 ग्रहण लगे थे। सूर्य ग्रहण भी लगा, चंद्र ग्रहण भी लगा, फिर बाद में सूर्य ग्रहण भी लगा, फिर चंद्र ग्रहण भी लगा। ऐसे जो रहता है। और उसके 18 साल बाद फिर पुनः ये स्थिति रिपीट हुई। तो उस समय में यदुवंश का नाश हो गया था। महाभारत काल के 18 साल के बाद में ग्रहण की वो सेम वही स्थिति बनी। तो उसमें भी उन्होंने ये चीजें, हमारा जो विश्व युद्ध हुआ था 1945 में भी, उस टाइम पे भी ये इस प्रकार की चीजें मैंने देखी, ग्रहों की स्थिति वैसी हुई थी। अभी के जो युद्ध हो रहे थे, आपने देखा होगा कि अदर कंट्री जैसे कि उनका भी चल रहा है, रशिया का भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, इजराइल वगैरह का। तो पिछले आपने देखा कि पिछले 2 साल में इंडिया में ग्रहण नहीं लगे। 2 ग्रहण लग रहे हैं, लेकिन 2 साल में इंडिया वाले के पास में नहीं आया। आया भी तो छाया ग्रहण है। अब इस साल का जो ग्रहण है, अभी जो सितंबर मास में लगने वाला, ये भारत में दृश्यमान है। अब इससे क्या होता है कि हमारे जब ग्रहण जब हमारे जोन में पड़ रहा है, तो समाज में अराजकता फैलती है, एक दूसरे के लोग विरुद्ध होना शुरू होते हैं। लेकिन ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ये ग्रहण सबके लिए अलग अलग प्रभावशाली रहता है। लेकिन इस साल जो इंडिया का जो पाकिस्तान के साथ हुआ था, उसमें भी कुछ ग्रह के प्रभाव थे, वो क्यों कैसे हुआ था? और इसके बारे में मैंने एक बड़े चैनल के पॉडकास्ट पे देखा था। 2 साल पहले उन्होंने बताया था कि 2025 में अप्रैल से मई के बीच में ऐसे कुछ बन रहे हैं जो महाभारत के समय ही बने थे। वैसे ही कुछ चीज़ें दिख रही हैं, तो हो सकता है ये कुछ बड़ा हो 2025 में। देखिए, ये जो मंथ हमारा शुरू हुआ था, तो शनि का जो मूवमेंट है जी, वो मीन राशि में मार्च महीने में आया, 30 मार्च को। मार्च महीने में उनका भी गोचर हुआ। फिर 15 मई से 18 मई में राहु, केतु और गुरु, ये इनका भी मूवमेंट हुआ। जब ये राशि बदले ना, तो इस राशि परिवर्तन के हिसाब से ये हमारे जोन में पड़ा शनि का प्रभाव जी। तो इसमें हमारे जो अपने, अब जैसे देखो, आप मान लो जैसे भाई भाई में होता है, तो उसमें भी आपको ये असर दिखने को मिलेगा। इस ड्यूरेशन में केवल भारत पाकिस्तान का नहीं हुआ, बल्कि जो व्यक्तिगत जो भाई भाई के झगड़े हैं उसमें भी वृद्धि हुई थी। उसके साथ साथ में ये चीजें, भारत पाकिस्तान हमेशा कुंडलियों से जुड़ा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से तो कभी इन देशों का जुड़ाव था। हाँ, तो ये भाई भाई गोतिया जैसा हो गया ना। जी जी जी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना लोकल भाषा में कि गोतिया, वो भाई भाई में वो रहेगा ही रहेगा। उस जोन से, मतलब वो जो हमारा आता है, तो गांधार का क्षेत्र से उधर का शुरू होता है। वो जो जोन है हमारे साथ में हमेशा अपोजिट रहा। पृथ्वीराज चौहान के समय में भी उधर से ही आक्रमण होना शुरू। तो इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा वो षष्ठ भाव होता है भारत के लिए। अगर आप देखेंगे जी जी, तो षष्ठ भाव किधर हो गया ना, उधर हो गया। उस जोन से अपने को हमेशा सावधान रहना जी। वो टॉपिक अधूरा रह गया था, कौन सा? वीक्स वाला। वीक में दिन कितने? हाँ, यस। वीक्स में जो दिन है, हाँ। अब 60 घटी का हमने आपको मान बताया कि 60 घटी के हिसाब से हमारा दिन रहता है। तो ये जो 60 घटी है ना, आपको 4 के हिसाब से मैंने आपको बताया कि 4 4 4 4 जितना शेष आता जाएगा, उसके हिसाब से हमारे जो प्लैनेट्स का जो सीक्वेंस, अब जैसे सबसे पहले जो होरा शुरू हो गया, होरा की जो शुरुआत होती है ना, प्रत्येक 24 घंटे में 24 होरा रहते हैं। मतलब 2.5 घंटे का एक होरा। 60 के हिसाब से 1 घंटे का हो गया हमारा 24 मिनट। मतलब 1 घंटा जैसे आप बोलेंगे, 1 घटी जैसे मैंने बोला तो आप बोलेंगे 24 मिनट। तो 2.5 घटी मैंने बोला तो आप बोलेंगे 1 आवर, है ना। तो जैसे मान लो कि आज कौन सा दिन है, आज हो गया मंगलवार जी। तो होरा की शुरुआत हमारी हो रही है मंगलवार से। कब हो रहा है कि सूर्य उदय के समय में मंगल की होरा आपको लग रही है। अब जैसे ही ये 24वां नंबर में आप जाएंगे ना, 23वां नंबर, तो 24वां नंबर का जो होरा रहेगा, ऑटोमेटिक वो आपका बुध का होरा आएगा। तो वहां से आपकी बुध की दिन की शुरुआत होगी। जबकि नॉर्मल सीक्वेंस अगर हम टाइम के हिसाब से देखें कि एक प्लेनेट को सर्कुलेट करने में कितना टाइम लग रहा है,
तो वो आगे पीछे अलग अलग जगह पे है, लेकिन हर प्लेनेट का जब हम होरा के हिसाब से मिला रहे हैं तो चौथे स्थान पे जो आ रहा है वो हमारा अगला दिन पड़ रहा है। अगला दिन पड़ रहा है। ये दो अलग अलग सिद्धांत मैंने बताए, दोनों के हिसाब से हमारा दिन के जो क्रम सिद्धांत है ये इसको सिद्ध करता है कि संडे के बाद में मंडे ही होगा। ये उन्होंने भी जो लिया है संडे मंडे ट्यूसडे, वो हमसे ही लिया हुआ है। हमारी तो प्राचीन वैदिक है। महात्मा लगद के जो लिखे हुए ग्रंथ है ना, वो 4000 ईसा पूर्व से भी पुराने मिल रहे हैं। हमारे पास के प्रमाण है, हमारे वैदिक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया। वहाँ से हमारी शुरुआत होती है। उसमें उन्होंने पंच संवत्सर के युग के बारे में, 5 वर्षों के युग के बारे में उन्होंने चर्चा। 5 साल का एक युग, 5 साल का एक युग। अब ये जो 5 साल का एक युग जो था महात्मा लगद द्वारा रचित पंच संवत्सर का सिद्धांत जो है, वो उनके अकॉर्डिंगली कैसा है कि एक हवन वगैरह, वैदिक काल में क्या वेदों की रचना मुख्य रूप से हवन आदि कार्य के लिए, कर्मानुष्ठान के लिए किया गया। हमारा ज्योतिष शास्त्र का उसमें क्या रोल रहता था कि ज्योतिष शास्त्र को वेद का चक्षु कहा गया है। अगर ज्योतिषाम नयनम चक्षु, ज्योतिष शास्त्र क्या है कि वेद के चक्षु है। ज्योतिष का हमेशा से दृष्टि काल पे रही है, काल की गणना पे रही है। अगर आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछेंगे तो सबसे पहले मुझे आज का काल देखना पड़ेगा कि अभी आप कौन से टाइम जोन में हैं, और जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो उसके लिए आपके अकॉर्डिंगली कैसा है, उतना देख के मुझे प्रेडिक्ट कर देना है। वेरी सिंपल। प्रेडिक्शन आपके कभी गलत हुए हैं कि आपने किसी को बताया हो और फिर वो कुछ ऊपर नीचे हो गया, ऐसा कभी हुआ है? देवी माँ तारा की कृपा से अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल। देवी माँ तारा आपने बोला, पहली बार मैं नाम सुन रहा हूँ तारा देवी माँ। ये कोई अलग है देवी माँ या कैसे है? देखिए, देवी माँ तारा जो है 10 महाविद्या में से दूसरी महाविद्या आती है। अच्छा, है ना। और मैं देवी माँ तारा जो है ब्रह्मांड स्वामिनी हूँ हमारे इसमें। अब शक्ति है, देवी माँ बोले तो क्या है कि शक्ति, हिरण्य गर्भ। अभी आप अंदर में जैसे श्वास आपकी चल रही है, प्राणवायु चल रहा है, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बेहोश भी मान लो हो गए, तब भी आपकी श्वासें चलती रहती है। अगर आप में से अगर शक्ति निकाल दिया जाए, शक्ति, देवी माँ तारा बोले तो तारा कहो, काली कहो, धूमावती कहो, छिन्नमस्ता कहो, है ना, ये सब शक्ति के स्वरूप है। शक्ति का अपना विवेक नहीं होता। इस बारे में आपको बता दूं। मान लीजिए कि शिव है जी, शिव में जो ईकार स्वरूपा है ना, ईकार स्वरूपा भी शक्ति का स्वरूप है जी। अगर शिव में से अगर ईकार को निकाल दिया आपने तो शिव भी शव बन जाएंगे, मतलब वो भी प्राणहीन हो गए। शिव ईकार की मात्रा यानी शक्ति का इतना महत्व। आप में से अगर मैंने पावर निकाल दिया या निकाल दिया तो आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये जो शक्ति स्वरूपा है इसको मैं देवी माँ तारा के रूप में पूजा करता हूँ। दूसरी महाविद्या है, उन्हीं की मैं आराधना करता हूँ। और वे समस्त ब्रह्मांड में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सर्वस्व प्रदायिनी है। हमारे पुरुषार्थ में 4 ही चीज चाहिए, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ चतुष्टय 4 प्रकार के इसके बताए गए। हठ योग के बारे में एक चीज़ मेरे दिमाग में, मैंने पहले ऐसा सुना हो, बचपन से मुझे कभी तो ये वर्ड सुना हुआ था। तो जो हठ योगी होते हैं पानी पे चल लेते हैं, ऐसी चीज़ें भी सुनने में मिली हैं, या हवा में बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ें आज के ज़माने में भी होती हैं? देखिए, ये जो चीज़ें बताई गई है ना हमारे शास्त्रों में, वो आंतरिक अनुभूति को दर्शाता है। कुछ चीज़ें सांकेतिक रहती हैं। जैसे कि मान लो कि आपने कहा कि जल में या वायु में, इसका संबंध आपका किससे बन रहा है? ये पंच तत्वों से संबंधित शब्द है ना। तो यानी कि पानी पे उसने कमांड पा लिया है। अब बंद के बारे में आपने बताया था, तो बंद में एक होता है जलंधर बंद जी, एक मूल बंद भी आता है, महाबंद आता है, उद्यान बंद आता है ना। तो ये चीज़ों का जब हम लोग अभ्यास करते हैं ना, तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सभी तत्वों की शोधन होती रहती है। और धीरे धीरे ये शोधन इस प्रकार से आता है कि आपका अपना भार रह ही नहीं गया है ना, आप अपने शरीर से बाहर भी हो सकते हो। ये आंतरिक अनुभूति, इसको कहीं भी आप दिखा नहीं सकते। अब जैसे आपने ये भी सुना होगा कि एक जगह से बैठे बैठे उन्होंने अलग अलग जगहों की यात्रा की। यहाँ से हिमालय में चले गए बहुत सारे ऋषि मुनि। हमारे जो पृथ्वी की जो विशेष करके हमारे इंडिया की, भारत की जो प्राचीन सभ्यता रही, भारत की भूमि इतनी उर्वरा शक्ति वाली है कि इसने अनेक धुरंधर महारथियों को जन्म दिया, महान ऋषियों को जन्म दिया। और उसी मिट्टी से भी सौभाग्य की बात है कि हम बने हुए, है ना जी। तो ये सारी चीज़ें हमारे में है, वैदिक काल से है। और इतना ही नहीं रहता, बल्कि यहाँ से वहाँ केवल पृथ्वी में नहीं, जो योगी जन रहते हैं अलग अलग लोकों की भी यात्रा करते हैं। भू भुव स्वः मह जन तपः सत्यम, ये हमारे पृथ्वी के ऊपर के 7 लोक हैं। जी जी। हमें अगर ध्यान में भी हमने पूजा करते हैं तो भूर भुव स्वः बोलते हैं ना, तो भू हो गया भूमि, भुआ क्या हो गया, हम लोग, हमारी भूमि जहाँ पे स्थित है जी, मतलब हमारा सौर मंडल। स्व क्या हो गया,
कि सौर मंडल भी कहीं तो स्थित है, वो स्व हो गया। और स्व कहाँ पे स्थित है? सौर मंडल जहाँ पे स्थित है, कहाँ पे है? मिल्की वे गैलेक्सी में। ये गैलेक्सी भी तो कहीं तो एग्जिस्ट करती है ना, वो मल्टी गैलेक्सी के जोन में, वो महालोक है। फिर उसके ऊपर में जब मल्टी गैलेक्सी का सुपर क्लस्टर भी रहता है, वो जना, और उसके बाद में फिर तपा, उसके बाद में फिर सत्यम। मतलब हमारे ब्रह्मांड की जो रचना बताई गई ना, वो 14 भुवन की बताई गई कि यहाँ पे 14 भुवनों की यात्रा। जितने भी साधना के क्षेत्र से लोग जुड़े होते हैं, साधक के मार्ग से जुड़े हुए हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं, है ना, अपने आप को साधते, अपने इष्ट को साधते, कोई गुरु को साधते, कोई इष्ट को दात साधते, कोई मोक्ष को साधते, कोई देवी को साधते। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है कि उन्हें ऊपर की यात्रा करनी है। हो सकता है मैं अभी भू में हूँ, तो मैं धीरे धीरे साधना करके भू के बाद में भुआ में अवस्थित हो जाऊँ, स्व में जाऊँ। मैंने अपने साधना के मार्ग, ये मेरा अपना निजी अनुभव, मैंने अपने आप को तपा लोक में देखा है कि वहाँ पे मेरा ही एक प्रतिरूप उधर साधना कर रहा है। ये यात्राएं होती हैं, और इस यात्रा का टाइम जोन इतना बारीक रहता है, बोल सकते हो। जैसे समझो कि आप ब्लैक होल में घुसे, आपका टाइम कट गया, उतने समय के लिए आप टाइम से डिटैच हो गए, और जितना में वापस आए तब तक इधर देखो कि 2-4 मिनट ही हुए, लेकिन उधर तो आप बहुत बड़ी यात्रा करके आ गए वापस। ऐसा टाइम जोन जो है ना, अलग अलग, स्पेस में भी टाइम अलग हो जाता है, बिल्कुल, है ना। स्पेस एंड टाइम का फिर आप आइंस्टाइन का फिर आप देखो, स्पेस एंड टाइम का कितना रिसर्च किया, उनके जो रिसर्च है और हमारी जो वैदिक परंपरा है, उसमें कुछ ज़्यादा मैं परिवर्तन नहीं मानता हूँ। सबने जितने भी किया, आर्यभट्ट ने जो गणित में जो दिए सूत्र दिए, भास्कराचार्य ने भी दिए, है ना, और आइंस्टाइन वगैरह, ये बाद किए, ये हमारे ग्रंथों में पहले आ चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमारे पास में पहले से अवेलेबल है, भास्कराचार्य जी ने उसका वर्णन हमारे ईशा पूर्व में ही कर चुके हो, और आर्यभट्ट ने भी इसके बारे में बताया गया। तो ये सारी चीज़ें पहले से ऑलरेडी हैं। सर, अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है एक चीज़ है कि लोगों के बीच में, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें इतने सालों से चले आ रही हैं, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, प्रेडिक्शंस हैं, तो पहले और अभी की कंपैरिजन में अगर देखें तो लोग दुखी बहुत हैं, परिवारों में आपस में संघर्ष है, भाई भाई माँ बाप में मतभेद, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं कि अभी ये ज़्यादा हो गया है? और साथ में आपसी भी, मतलब जो घर परिवारों के अंदर भी मैं देख रहा हूँ तो खुश नहीं है, या अकेले में भी इंसान बैठा है तो डिप्रेस्ड, किसी से ये पूछो तो ये कोई नहीं बोलता है कि मैं खुश हूँ। जबकि आज से 10 साल पहले भी अगर चलते फिरते किसी से पूछे कैसा है भाई, तो अरे बढ़िया हूँ बोलते थे, लेकिन आजकल बस भाई चल रहा है, ये होता है। तो ये क्यों डिफरेंस आया है? इसका भी एस्ट्रोलॉजिकली कोई डिफरेंस है? जी, देखिए, ये जो बात है ना कि पहले और अब की, उसके हिसाब से आप इसको, हम और आप इसको नहीं देख सकते हैं। प्रत्येक ग्रह की जो अपनी गोचर अवस्था रहती है, प्रत्येक मनुष्य का अपना अलग ब्रह्मांड है ना। आप खुश हो सकते हैं, हो सकता है मैं उसी समय में दुखी हूँ, तो आप खुश हैं, मुझे भी उस समय में खुश रहना चाहिए। यह ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है कि आप खुश हैं, मैं दुखी हूँ, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो ये आपकी और मेरे दोनों में अलग अलग है। अगर किसी के लिए शनि योग कारक है, तो किसी के लिए बहुत ही दुष्कारक हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी हाथ की रेखाओं में कि शनि, आपके शनि पर्वत कैसा है, शनि की रेखा कैसी है, सूर्य की रेखा कैसी है, सूर्य पर्वत कैसा है। इसी चीज़ को अगर आप कुंडली में देखेंगे तो आपका पंचम भाव कैसा है, लग्न कैसा है, सूर्य जहाँ पे अवस्थित है वो किन ग्रहों से घिरे हुए हैं। अभी ये चीज़ें ज़्यादा क्यों हो रही हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से जैसे बढ़ गई है? मुझे ऐसा लगता है कि पहले ऐसा नहीं था, अभी इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? कुछ ऐसे ग्रह के प्रभाव ऐसे चल रहे हैं क्या? देखिए, एक तो सबसे बेसिक चीज़ हो गया कि जब 10 साल पहले, 15 साल पहले की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय में जो प्लैनेट्स के जो पोजीशन रहे हैं, ठीक है, वो सौम्य स्थिति में रहे जी, कुछ चीज़ों को लेकर के। जैसे कि मान लीजिए कि पारिवारिक चीज़ों के बारे में आपने कहा, और अपने डिप्रेशंस वगैरह की बात हुई। आज की रेट में कैसा हो रहा है कि लगभग आप बोल सकते हैं 2020 के बाद से कि ग्रह युद्ध की मात्रा इसमें अधिक बढ़ गई, और जिन संतानों का जन्म पहले में हुआ, यानी कि आप बोल सकते हो कि करीब 1988 के बाद से ले 1985 के बाद से ले जी। तो उनके बाद में मेरे पास में जितने भी मैक्सिमम जो केसेस आते हैं उसमें ग्रहण दोष रहता है, पितृदोष रहता है। ये ऐसे प्रकार के जो दोष जनित हैं वो सामने वाले को ऐसा रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। पितृदोष का क्या मतलब होता है? पितृदोष मतलब क्या हो गया कि यदि आपका सूर्य पाप ग्रहों से पीड़ित है, पाप ग्रह में हो गए शनि, राहु, केतु, इससे अगर पीड़ित हो रहा है, अगर ये दोष आपके केंद्र में बन रहा है, तो जिस भाव से संबंधित ये दोष बन रहा है, तो वहां पे आकर के आपको उसके संबंधी फलों में निष्क्रियता, कमी और परेशानी आपको प्राप्त हो। मान लीजिए कि आपके कुंडली में ग्रहण दोष पंचम भाव में बढ़ गया, तो आप संतान को लेकर के परेशान रहेंगे,
अगर आपका ये दोष ग्रहण दोष जो है अगर आय में ला करके बन रहा है तो इनकम को लेकर के दिक्कतें होंगी। लेकिन इनकम में दिक्कतें होंगी परंतु आय भाव एक ऐसा भाव रहता है जहाँ पे 75% प्लैनेट्स को शुभ फल देना रहता है। एकादश 11वां घर कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण वो लाभ का भाव रहता है। ग्रहण दोष को भी वहां पे लाभ दे करके जाना है। एकादश भाव एक ऐसा भाव, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है आपको इनकम में देखने को मिलेगा। बाकी चीजों का लाभ दे देंगे। जैसे सूर्य राहु एकादश भाव में है जी, पिता के लिए अनिष्टकारी हो गया, पिता की आयु को क्षय कर देगा, पिता के लिए बहुत कष्ट, हार्ट का प्रॉब्लम वगैरह। तो इन चीजों को आप देख के निवारण भी बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसके सॉल्यूशंस रहते हैं। बहुत हद तक ग्रहों के प्रभाव को आप कम कर सकते हो। बहुत हद तक ये नॉर्मलाइज हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये कुंडली पहले आप लोग प्रॉपर स्टडी करते हैं जी। और आजकल जो बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं जिनमें लोग अपनी डेट्स और ये चीज़ डाल के अपनी कुंडली निकाल लेते हैं जी, लेकिन क्या वो उतना ऑथेंटिक होता है जिस तरीके से आप लोग गणना करते हैं? हाँ, उनकी जो ऑथेंटिसिटी की अगर आप बात करेंगे तो उनमें जो बताया कि प्लैनेट्स के पोजीशंस हैं, एंगल्स, रेडियस वगैरह जो भी इसमें जितना कुछ दिया वाला है ना, कि इतना डिग्री, इतना मिनट, इतना सेकंड में, फलाना राशि में, ये एग्जैक्ट पंचांग से हमारा मिलता है। अच्छा। कुछ मिनटों का फर्क रहता है क्योंकि हमारे पंचांग में कैसा है ना कि उसमें जो हमारा स्थानीय समय का मान रहता है उसका, और ऐप का बल्कि मैं तो कहूँगा ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको एग्जैक्ट मिल जाता है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। तो साइंस के हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें आपको वो वैल्यू मिल जाते हैं। बट प्रिडिक्शन इज द डिफरेंट थिंग। वो अभी तक एआई में उतना एडवांस आज की डेट में नहीं हो पाए। अभी भी इसमें बहुत सारा स्कोप है इम्प्रूवमेंट्स के। वो प्रिडिक्शन के लिए एक अच्छा देवक, मैंने आपको बताया था, द्विध गणित युक्तम व्यक्तम अव्यक्तम। अब जब तक आप इतना लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक आपका प्रिडिक्शन उस लेवल का नहीं हो सकता है। और फिर सॉल्यूशंस जो होते हैं जो उसमें बताते हैं वो कितने डिफरेंट होते हैं, कितने वेराई करते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ इसमें भी 2-3 आपके टाइप्स हैं क्या, कि अलग अलग तरीके से प्रेडिक्शंस होते हैं। तो कुछ ऐप्स किसी एक टाइप को फॉलो करते हैं, कुछ दूसरे। हर एक ऐप में जब हम मान लीजिए कुंडली मिलन की बात करें, जब मैच मेकिंग होती है शादी से पहले, तो भी अलग अलग गुण, जो 36 गुण में से किसी में 21 दिखाया, किसी में 22, किसी में 25 भी दिखा देता है। तो इतना फर्क जब अलग अलग ऐप में आता है तो वो क्यों आ सकता है? देखिए, हो सकता है कि वो ऐप उतना जी जैसे कि एक्यूरेसी में नहीं लिया, लेकिन जनरली जैसे उनका कैलकुलेशंस रहता है, आपकी जन्म कुंडली, कन्या की जन्म कुंडली, इसमें जो हम लोग मिलाते हैं तो उसमें मिलाने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर ऐप ने आपको कुछ चीजें दी है जी, आपने निकाला, तो सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं, उसको पंचांग से वेरीफाई करते हैं जी। हमारा जो डॉक्यूमेंट्री है बोले तो हम लोग जो आधार मान के चलते हैं, हमारा वैदिक पंचांग है। अच्छा। पंचांग के अनुसार से जिस नक्षत्र में जन्म हुआ वहां से हमारी सारी गणना शुरू हो जाती है। वहां से हमारा हो जाता है कि गुण मिल रहा है क्या, वैश्य मिल रहा है क्या, तारा मिल रहा है क्या, भकुट मिल रहा है क्या, मैत्री मिल रहा है क्या, अष्टकुट मिलान में नाड़ी वगैरह मिल रहे हैं क्या, ये सभी चीजें देख के ये किया था। अब उसमें क्या है कि उसमें कुछ दोषों का परिहार रहता है। मान लीजिए कि किसी को मंगल दोष है, अब लड़का के कुंडली में मंगल दोष है, लड़की के कुंडली में मंगल दोष नहीं है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से अगर जहाँ पे लड़का का मंगल बैठा हुआ है, मान लीजिए कि प्रथम भाव में मंगल है, चतुर्थ भाव में मंगल है, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में, इन भाव में मंगल रहने से मंगल दोष कहा जाता है कि मंगली हो गया हो। हाँ। लड़का के लिए मंगल दोष अति शुभकारी होता है। अच्छा। हाँ, वो उसमें पावर आ गया। लेकिन लड़की की कुंडली में अगर मंगल दोष है तो उसका परिहार देख लेना पड़ता है, ये कुंडली में हो रहा है। ऐप क्या करेगा आपका कि मंगल दोष है लड़का के कुंडली में, लड़की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, तो यह विवाह श्रेय कर नहीं है जी। अगर लड़की की कुंडली में सेम चीजें आ रही हैं तो ऐप आपको डिनाइड कर देगा। हाँ। बट वहीं पे आपको एक नीचे एक और लाइन लिखा रहता है, हाँ। शायद आप उसको पढ़े नहीं पढ़े, हाँ, किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी से परामर्श ले जी। यहाँ पे ऐप लाके आपको छोड़ देता है। वहां से काम शुरू होता है हमारा जी, कि उसमें हमें मंगल दोष को किस प्रकार से परिहार है, ये कौन से कैलकुलेशंस के हिसाब से हो सकता है कि वो ऑटोमेटिक निकल रहा है, वो आपकी कुंडली में ही आपका समाधान है जी। और कुंडली का सबसे बड़ी खासियत क्या रहती है कि जब आप कुंडली देख रहे होते हैं ना, आपको देवज्ञ से, जो सामने वाला आचार्य है, उनसे आपको प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली खुद ब खुद बताती है कि इसको मेडिकल रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं क्या, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा क्या, स्ट्रगल कितना करने वाला, कार्य क्षेत्र में कितना सक्सेस करने वाला, इसका डिमेरिट पॉइंट्स क्या हो सकता है, इनकी कौन कौन सी बुरी आदतें हैं, कहाँ पे जाकर के इसको कौन सा प्लैनेट्स कैसा पैसा दे सकता है। महाराज जी, सिर्फ हम इंसानों में ही कारगर है कि जितने भी जीवित प्राणी सभी पे, इवन खाद्य सामग्री, जितने भी जीव जंतु, सभी पे ग्रहों का प्रभाव है।
और ये उसी बहुत के बड़ा सवाल था मेरे मन में कि हम हमेशा हस्त रेखा या माथे की रेखाओं पे देखते हैं। बिल्कुल। तो गायें हो गई या कोई भी हमारे जो अलग अलग जीव हैं, तो उनकी भी अपनी अपनी कुंडलियां होती हैं जरूर। इसके ऊपर में मेरा अपना खुद का स्वयं का परीक्षण है, मैं इस पर लिख भी रहा हूँ। मैंने अपने घर में बहुत सारे खरगोश पाले हुए। जी जी। ठीक है, तो ये हमारे ह्यूमन बीइंग से तो अलग हो गया। अब उन खरगोशों का जो जन्म, जैसे कि अब बच्चे जो उनके जन्म लेते हैं, वो करीब हर मास में जो डेट आ रहा है ना, वो महीने का 6 तारीख 7 तारीख 6 तारीख 7 तारीख, और कई बार 8 तारीख, मतलब 2-4 दिन आगे पीछे। अब ये जो मैं इसको कुंडली के हिसाब से जब देख रहा हूँ, तो इसमें सन और मून जो है ये अमावस्या तिथि के आसपास में हो रहा है। अच्छा। उसके कारण से क्या हो रहा है ना कि वो बच्चे मर जा रहे हैं। उसकी आयु में कितना देख पा रहा हूँ, हार्डली 20 डेज 30 डेज, और मुश्किल से 1-2 बच पाते हैं। और जो बचने वाले होते हैं उनका जन्म जो है वो अदर जो है, बहुत सारे खरगोश हैं। जी जी। तो जिन खरगोशों का जन्म अच्छे नक्षत्र में हो गया, जो योग कारक है, सूर्य उनका अच्छा हो गया। अब ग्रहण के टाइम में भी मेरे कुछ खरगोश के बच्चों ने जन्म दिया था, पिछली बार जो ग्रहण का समय था, तो उस टाइम के बच्चे एक भी मैं नहीं बचा पाया। इवन मेरी जो छोटी बेटी है उनको लिविंग थिंग से बहुत ज्यादा लगाव है, तो वो भी बहुत केयर करते हुए भी उन्होंने ये चीज करके देखा, बट वी कांट। ये सब में लागू होता है। गाय के बच्चों में भी इस प्रकार की चीजें आप देख सकते हैं, लेकिन क्या है कि ह्यूमन बींग्स को अपनी कुंडली देखने का फुर्सत नहीं, तो जानवरों का कहाँ से देखें। और उनका कैसा है कि वे, जैसे हमारे में 5 इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां हैं, है ना, उनके पास में इंद्रियां जो है उनके पावर्स लिमिटेड हैं। कर्मेंद्रियां उनके पास में लगभग नहीं काम करती, उनका मुख्य काम रहता है खाना पीना वगैरह सब कुछ करना। उनके में भी ममता का जागरण होता है। आप देखो, एक गाय का जब बछड़ा होता है तो कैसे माँ के साथ में जुड़ जाता है। तो ये चीजें जो रहती है, भाग्य का जो फल है, ये हमारे सभी जीव जगत के समस्त प्राणियों पे निर्भर करता है। सबके ऊपर में सेम प्रभाव रहता है। जैसे मैंने कहा, आपके लिए सूर्य चंद्र अलग है, हमारे सूर्य चंद्र अलग है, इसलिए उस गाय के, उस कुत्ते के, या और भी जो अदर जो लिविंग एनिमल्स, छोटा से छोटा कीड़ा भी हो, सबके लिए, उसके लिए भी वो डिपेंड करता है। क्योंकि 9 ग्रह जो है हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ना। बिल्कुल। हम लोग कैसा है कि हम लोग सब 9 ग्रहों से घिरे हुए हैं, और 9 ग्रहों का जैसा व्यक्तित्व रहेगा वैसा प्रभाव देंगे। आप देखो ना, एक कुत्ता आप देखेंगे तो वो अपना एक अच्छे घराने में पाल पोस है, उसको खाना पीना कपड़े, गली में घूम रहा है, फर्क है ना। आप देखिए, बोलेंगे कि ठीक है वो कुत्ता अच्छे ब्रीड का है, अच्छे इसमें है, वो लोकल है, तो ये चीजें भी उसको उसी के अनुसार से प्राप्त हुई। उसमें भी उच्चतम और न्यूनतम रहता है। गायों में भी आप देख लो, गायों में भी वैसे रहेगा कि जिस प्रकार से एक गाय, मान लीजिए कोई खेत में चर रहा, कैसे भी खा रहा, कोई खुले में, किसी गाय का बहुत अच्छे से ख्याल हो रहा है, गौ माता की सेवा हो रही है, लालन पालन हो रहा है। कोई गाय आपको कटते हुए भी दिखेंगी, उनके अनुसार से भी रहता है। और उसमें हमारी ह्यूमैनिटी भी काम करती है। महाराज, ये कुंडली पे जैसे बहुत ज़्यादा भरोसा मेरे को नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ चीज़ों में ज़रूरी भी होता है। प्रेडिक्शन अगर हम लाइव करके हमारे ऑडियंस को दिखा दें एक बार, अच्छा, कि हस्त रेखा के थ्रू और उस तरीके से, मैं बहुत बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा एक बार अगर आपको जो भी समझ आ रहा हो इससे और ज्ञान मिल रहा हो इन रेखाओं को, और थोड़ा एक्सप्लेन करते हो जिससे हमारे ऑडियंस को भी उस चीज़ को हम दिखा पाए। जी। देखिए, आपके हाथ की रेखाओं में जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ जी, जो आपकी जीवन रेखा है ये मणिबंध तक जा रही है। इसका मतलब तक जीवन रेखा का जाना मतलब आप अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करेंगे। जी, दैट इज वेरी गुड। जी जी। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा जी, कि मस्तिष्क रेखा आपकी जो है वो आगे आकर के बिल्कुल सीधी है, यानी कि आपके पास में बिल्कुल शार्प माइंडेड है, आपकी सोच वगैरह सारी कुछ अच्छी रहती है। आप दिमाग का जितना यूटिलाइजेशन होना चाहिए उससे भी आप ज्यादा करने की चेष्टा में करते हैं, और कई बार कर भी लेते हैं। माइंड लेवल आपका बहुत स्ट्रांग है जी। यहाँ पे आपकी जो है केंद्र में बोल सकते हैं कि यहाँ पे त्रिकोण बन रहा, मतलब आपका भवन, भूमि, भवन, वाहन, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति, स्ट्रगल आपको देने वाला जो प्लानेट है ये है आपका मून और केतु। ये 2 ग्रहों की वजह से आपको स्ट्रगल्स वगैरह आएंगे जी। हृदय संबंधी विकार उत्पन्न होगा। कई बार आप यहाँ पे पेन वगैरह होता है? अभी तो नहीं होता है। पहले कभी हुआ है? नहीं, यहाँ पे पेन वगैरह अभी तक नहीं इशू हुआ है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि अभी तक आपको उसके रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुए, बट ये है जी। हृदय रेखा को शनि पर्वत की रेखा ने, सूर्य पर्वत की रेखा ने, राहु की रेखाओं ने इसको डिस्टर्ब किया। तो आपने कभी भी अगर हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना, अपना हार्ट सेक्शन को ध्यान में रखना। बिल्कुल। गुरु पर्वत बहुत बढ़िया है, शुभ सूचक चिन्ह है, मत्स्य का चिन्ह है।
अगर गुरु पर्वत में मत्स्य का चिन्ह आ जाए, यानी कि ज्ञान के माध्यम से, वाणी के माध्यम से आप बहुत अच्छा खासा इनकम वगैरह, मान सम्मान, गुरु जो है यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति देने में सक्षम होते हैं। ये इस प्रकार के फल आपको इसमें से मिल जाता है। बिजनेस लाइन भी आपका परफेक्ट है। कुछ जो राहु की रेखाएं हैं ना, ये आपको डिस्टर्बेंस करेंगे। मैरिड लाइफ को लेकर के एक बार आपको डिस्टर्बेंस आएगी। जी जी जी। कुछ अनसक्सेसफुल अफेयर्स भी हो सकते हैं, अनसक्सेसफुल वाले अफेयर्स, अच्छा, है ना, मे बी वन साइडेड रहे। और इसमें दो अप्रोच ऐसे रहेंगे जो उनकी तरफ से आपको आया हो। जी। दो बार मतलब आपको प्रपोज करने की आवश्यकता नहीं, आपको प्रपोज किया गया, ऐसे दो हैं इसमें योग बने हुए। अच्छा अच्छा, ठीक है। पिता के लिए थोड़ा सा आपको कष्टकारी है। पिता का जो पिता का तो निधन हो चुका है। हाँ, तो ये जो जोन है ये कष्टकारी। पिता की सूर्य रेखा को राहु की रेखा ने काट दिया, यहाँ पे पिता का आयु का क्षय हो जाता है, उसके कारण से एक रहता है। और ये जो सूर्य रेखा ने आपको डिस्टर्ब, आपको सूर्य को और मजबूत बनाना है। अच्छा, हाँ जी। जब इस प्रकार की घटनाएं होती है ना, तो श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए जी। ये समस्त प्रकार के दोषों का नाश कर देते हैं, श्री हरि विष्णु की उपासना। तो महाराज जी एक ही हाथ देखना चाहिए, दोनों हाथ कैसे? दोनों हाथ देखते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे आपकी इस हाथ को देखते हुए उन हाथ की रेखाओं को भी मैंने देख लिया। अच्छा। इस हाथ की अगर आप बात करेंगे और इस हाथ की बात, ये जैसे कि हम लोग कुंडली में इसको बोलते हैं लगन कुंडली जी। ये हो गया आपका नवमांश, यानी कि ये जो हाथ हो गया आपके जीवन साथी से संबंधित है। हाँ। और आपके समस्त कर्मों के प्रारब्ध को संचित किए हुए ये आपका स्टोरेज है जी। और ये आपका यूटिलाइजेशन है, यहाँ पे आप इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ये आपकी स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड भाग्य है। इसमें जो चीजें आप इसको यहाँ पे कैश में कर रहे हैं। और इसका संबंध संपूर्ण रूप से जीवन साथी के लिए आता है। जीवन साथी का जो है आपका लाइफ पार्टनर जो है वो सेक्शन भी बहुत बढ़िया। विवाह के बाद में अच्छा ही उन्नति का योग है। मंगल प्रधान है आपका हाथ। क्रोध वगैरह इन चीजों जैसे तो आपको जनरली आना नहीं चाहिए, लेकिन आए तो फिर बहुत उग्र स्वभाव को भी धारण कर रखता है। कई बार आप उसका रिएक्ट ना करते हुए आप अपने आप में उसका विकार उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ टू सेल्फ चीजें रहती है। शुक्र आपका बढ़िया है। कला में भी आपका अच्छा रहेगा, कला के क्षेत्र में, सिंगिंग वगैरह इन चीजों में, और वाद्य यंत्र वगैरह का रुचि वगैरह इसमें रहता है। इस प्रकार से है सर। और किन तरीके की प्रेडिक्शंस होती हैं, किस तरीके से और प्रेडिक्ट होता है? कुंडली हो गया, एक हस्तरेखा हो गया, कुंडली हो गया, हस्तरेखा हो गया, एक होता है सामुद्रिक रहस्य को। अच्छा, जैसे कि सामने वाले व्यक्ति की जो मतलब नाक का साइज कितना बड़ा है, अगर ज्यादा बड़ी नाक है तो वो व्यक्ति कैसा है, उग्र प्रकृति का होगा, निर्दयी स्वभाव का आएगा। उसका ज्यादा करके ना मतलब क्या प्रॉब्लम होगा कि क्रूरता जिसको बोलते हैं, वो क्रूर स्वभाव का, भले कई बार वो प्रकट करे ना करे। नाक यहाँ पे ज्यादा बड़ा होना ये निर्दयता को दर्शाता है, क्रूरता को। होंठ की जो साइज रहती है, होंठ अगर आपका इस प्रकार से एक तोता जैसा होंठ, एक तोता जैसा हो गया तो वो मृदभाषी होता है, शुक्र मजबूत हो गया। बड़े कान वाले व्यक्ति, बड़े कान वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं और इतनी उसमें ऊर्जा रहती है कि अपने ज्ञान के माध्यम से अत्यंत अपना प्रचंड फैला सकते हैं। मतलब विश्व ख्याति को प्राप्त करें। महात्मा बुद्ध के आपने कान देखे होंगे कितने बड़े। आप प्रीवियस जितने भी हमारे महापुरुष हुए उनके कपाल की रेखाएं होती थी, कपाल की रेखाओं से भी आपको यहाँ से पता चलता है। ये सब सामुद्रिक शास्त्र में आते हैं। प्रश्न कुंडली भी होता है। मान लीजिए आपके पास में जन्म कुंडली नहीं है, हाथ की रेखा भी नहीं है, प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि आपको कुछ पूछना है, कोई चीज आपकी गुम हो गई है, तो वो उस समय के लिए हम आपके लिए इमीडिएट प्रश्न कुंडली तैयार करते हैं कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसका भी कैलकुलेशन है, उसके नक्षत्र का है कि आपने प्रश्न मुझे किस समय में पूछा, वो समय बहुत इंपॉर्टेंट। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि काल विधान शास्त्र होता है। ज्योतिष शास्त्र क्या है? काल विधान शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र को वेदों में चक्षु कहा गया, यानी कि वेद के चक्षु है। संपूर्ण दृष्टि काल पे रहती है। त्रुटि काल से प्रलय पर्यंत की हमारी गणना पद्धति होती है। जिस समय में आप प्रश्न कर रहे हैं उस समय में, किस समय में आपका चोरी हुआ उस समय को भी हम देखेंगे कि वो 3 दिन पहले हुआ, उस समय में चंद्रमा किस नक्षत्र में थे, उसके अनुसार से अभी आपकी कुंडली बन रही है। तो लग्नेश कौन से भाव में जा रहे हैं, जिस संबंधित चीज का चोरी हुआ है वो चतुर्थ भाव से, यानी कि आपका वाहन चोरी हुआ है क्या, आपके संतान का कुछ हुआ है क्या, या फिर कहीं आप ही तो गायब नहीं हो गए। ऐसे भी हमारे पास में केसेस आए कि फोटो आ गया और उसके हाथ की रेखाएं आ गई, इनके बारे में जानना है। तो अगर वो गुमशुदा है तो डायरेक्ट दिख जाता है उसमें कि नहीं मिलने वाला है, या फिर बहुत शीघ्र मिल जाएगा, 2 दिन में वापस आ जाएगा। ऐसे प्रेडिक्शंस भी रहते हैं और ये टोटली साइंटिफिक है। इसमें एक लाल किताब करके एक सेगमेंट होता है एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्शंस में जी।
अभी काफ़ी चलन में है, स्पेशली मैं जिन परिवारों से मिलता हूँ या बात होती है तो उनको बहुत बिलीफ है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी बातें खड़ी और सीधी लिखी होती हैं और साथ में रेमेडीज़ भी होती हैं। तो लाल किताब क्या चीज़ है, कुछ अलग है या पार्ट है, क्या है वो? लाल किताब भी हमारे वैदिक ज्योतिष परंपरा का ही एक भाग है जी। उसमें भी हम लोग 9 ग्रह 12 राशियां उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। उसमें भी 12 भाव रहते हैं जी। उसमें कैसा है ना कि लाल किताब में ज्यादा करके जो कारक ग्रह रहते हैं, जैसे कि प्रथम भाव के कारक हो गए, पंचम भाव के कारक हो गए, तो उन भाव के कारक ग्रहों को हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। राशि वगैरह सारी कुछ रहती है, उनके जो रेमेडीज रहते हैं लाल किताब के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो उसको अच्छे से अगर आप फॉलो कर पाए, त्रुटि विहीन होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार की गलती नहीं करना। अगर आप में अगर किसी प्रकार का राहु का दोष है तो एक घड़ा पानी ला करके आपको उस दिशा में रखना है, राहु की दिशा में रखना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको लाल किताब में आपको इसी प्रकार से उपाय मिलेंगे, है ना। मैंने अपनी लाल किताब हॉरोस्कोप पढ़ी थी और लास्ट ईयर ही पढ़ी थी। पहली बार मैं लाइव कैमरे पेजेस बता रहा हूँ, मेरे को बहुत प्रभाव हुआ था, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि मेरे फादर की मेरे कम एज में डेथ हो जाएगी और वो भी हार्ट डिसीज से ही होगी, हार्ट अटैक से होगी। इतनी क्लियर चीज़ उसमें इंग्लिश में, मतलब वो तो खैर लैंग्वेज हो गई लेकिन लिखी हुई थी। तो उसके बाद मुझे और फिर मेरी जो बहन की कुंडली उसमें भी सेम चीज़ लिखी हुई कि फादर की डेथ होगी, जबकि दीदी और मेरा बर्थ डेट बर्थ ईयर सब कुछ बहुत अलग है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें इतनी प्रिडिक्टेबल हैं, इतनी करेक्ट, क्योंकि उसमें डायरेक्ट ऐसे हो सकता है नहीं लिखा था कि होगी लिखा था, तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, अभी जब मैंने आपका हाथ देखा तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको हार्ट के पास में पेन हो रहा है क्या? जी जी। ये उसी चीज से संबंधित है कि अगर आपको पेन हो रहा है इसका मतलब सेम प्रॉब्लम आपको भी रिपीट होने की संभावना है। इसलिए मैंने क्या बोला आपको कि जब भी आपको इस प्रकार की चीज हो, पितृदोष एक ऐसा है, यहाँ पे आपके हाथ के में भी लकीरों में क्या हुआ कि राहु की रेखाओं ने सूर्य को भेद दिया। सूर्य का भेदन किसने कर दिया? राहु ने। अब सूर्य कौन है आपकी कुंडली के अनुसार से? कि आपके पिता। चंद्र कौन हो गए? माता हो गए। अगर चंद्र क्षेत्र को रहता, सूर्य की रेखा ने चंद्र मंडल में जाके अगर वहां पे घात किया तो माता को कष्ट होता, सूर्य को घात किया तो पिता को कष्ट होगा। दूसरा क्या होता है कि सूर्य के साथ में आपका संबंध जो सूर्य का है वो आपके हार्ट से है। अगर राहु सूर्य का भेदन कर दे तो पिता को हार्ट का प्रॉब्लम, उनके कुंडली में भी ये दोष अवश्य रहेगा। उनके कुंडली में भी पिता की कुंडली में वही दोष, पुत्र की कुंडली में भी वही दोष, और उनके जितने भी भाई बहन हैं उनमें भी ये दोष आने वाला है। आपकी मैंने जो सिस्टर है, जी जी, शुभ नाम उनका शिवांगी जी, तो उनका भी जो मैंने कुंडली देखा तो उसमें भी एकादश भाव में सूर्य और राहु का है योग है, जी, जो आप अभी बता रहे हैं जी। तो ये जो है ना पूरा वंश चलता रह सकता है। पितृदोष एक ऐसा दोष होता है, परंतु उनमें कैसा है कि प्रभाव कम है। जो ज्येष्ठ पुत्र रहता है जी, उसके पास में ये प्रभाव ज्यादा आता है। अच्छा। पिता का जो पहला पुत्र है उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि जब गर्भाधान संस्कार करो तो पहले सूर्य को देख लो कि कहीं हम तो खतरे पे नहीं है। अपना वंश जो आने वाला है, जब अपने आप को, हाँ अब देखो ना, अब दूसरे भी जीव जंतु होते हैं तो जब एक से दूसरे का जब सृजन होता है तो एक जो ये प्रोसेस रहता है ना, बहुत क्रिटिकल जोन रहता है। उसके बाद में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। आपने अपने आप को विभक्त किया, किसी का जन्म हुआ मतलब मैंने अपने आप को विभक्त किया। अब भले आप उससे अविभक्त हो गया तो वो तो आपसे अलग स्वभाव का हो गया, लेकिन उसका प्रभाव वो आप ही हो। वास्तव में क्या है, आपके में आपके पिता का स्वरूप झलकता होगा, आपके फेस में, आपके स्वभाव में, आपके बातचीत के तरीके में। वो प्लैनेट्स भी वैसे ही हमारे रोटेट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली रहेगा वो। तो इतना प्रभाव रहता है। इवन यहाँ तक की रहता है कि मान लीजिए किसी का तलाक का भी योग है, तो पति की कुंडली में तलाक का योग है, पत्नी की कुंडली में तलाक का योग है, और उसकी यदि बच्चे हैं तो उसमें भी माता पिता से विच्छेद का योग आपको देखने को मिल जाएगा कि उसके में भी माता पिता के सुख नहीं है। यहाँ पे क्या शब्द आएगा? सुख नहीं है जी, उनका क्षय नहीं हो रहा है जी। मतलब प्लैनेट्स ने, राहु ने या शनि ने या केतु ने सूर्य चंद्र को भेदन किया होगा उसके कुंडली में, परंतु अंश बल में थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए वो तलाक के माध्यम से कट जा रहा है। बोलते ना तलाक हो गया जी जी। लोग बहुत इसको खराब मानते हैं, मैं पर्सनली इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। अच्छा, तलाक हो जाने को किस माध्यम से, हालांकि है तो खराब चीज, इसको सुधारा जा सकता है, लेकिन यदि ये घटना स्वाभाविक रूप से घट रही है, ग्रहों के पास में कैसा, मैंने आपको बताया कि इनका अपना विवेक नहीं होता है, उनको अपने अंश बल के हिसाब से काम करना है, ग्रह बल के अनुसार से उनको फल देना है जी जी। विच्छेद, पिता का पुत्र से विच्छेद कितने प्रकार से हो सकता है? पहला विच्छेद का नियम बनता है कि आप और पिता दोनों एक दूसरे से मतभेद करके, वैचारिक मतभेद करके अलग अलग रहेंगे। आप इस कमरे में, वो उस कमरे में,
तो इस प्रकार से भी पिता की आयु की रक्षा हो सकती है कि बाप बेटे में बातचीत नहीं हो रही, बाप और बेटा दोनों अलग अलग गांव में, अलग अलग जगह में, तो उसमें भी ये प्रभाव कम हो गया। तलाक की जगह में अगर मान लीजिए यही केस आ जाए कि तलाक की जगह में ऐसा हो गया कि पत्नी का जॉब मान लीजिए बैंगलोर में है और पति दिल्ली में काम कर रहा है, तो ये भी विच्छेद ही है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। केतु की दशा चल रही है, 7 साल के बाद में पुनः वो वापस आने वाले हैं, तो उतने समय अगर वो साथ में रहेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? ग्रह का काम मैंने क्या बताया, विच्छेद, तो झगड़ के विच्छेद करेंगे, और नहीं तो परमानेंट उनका क्या रहता है कि वो अलग कर देंगे। अब उसके लिए उसको उठाना पड़े तो उठा लेंगे। अब उस समय में कैसा है कि जो जिस जातक की मतलब मृत्यु की घटना घटनी है, मारक ग्रह भी वहां पे हावी हो जाएंगे। गोचर में भी आपको वही सेम चीज देखने को मिलेगा जो आपने बताया, वो सारी चीजें ऐसी ही आती है। तो इन चीज़ों को हम तंत्र विद्या से भी सही कर सकते हैं? बिल्कुल जो बाकी कर सकते हैं। तंत्र विद्या एक्चुअली क्या होती है? कई लोग इसको ब्लैक मैजिक के फॉर्मेट में भी देखते हैं। अच्छा, ब्लैक मैजिक माना जाता है, काला जादू जिसको हम बोलते हैं। और फिर काला जादू अगर ये है तो इसकी कोलकाता में भी बहुत प्रचलन है, और कोलकाता में साथ में काली माँ का बहुत प्रचलन है। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, और काली माँ से भी काला जादू को कई बार जोड़ा जाता है, लेकिन काला जादू ऐसे नेगेटिवली ही देखा जाता है। तो तंत्र विद्या क्या है, उसके प्रभाव क्या है, और वो बुरी है अच्छी है क्या है? देखिए, तंत्र विद्या जो रहता है ना, जी जी, एक बहुत ही ये साइंटिफिकली प्रोसेस है। तंत्र का जो संबंध है ये तन और मन से आता है। मन का संबंध मंत्रों से बनता है। आप कुछ अगर प्रयोग करेंगे तो वो क्या है, योग होता है ना। हम जैसे श्वास ले रहे हैं तो प्राणवायु ले रहे हैं, तो ये एक प्रकार से योग भी। शिशु का जन्म होता है, ये भी योग ही है। जी जी। तो तंत्र में जो हम कर रहे होते हैं, रेमेडीज के लिए कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ों की प्राप्ति के लिए होती है, तो उसमें एक कॉम्बिनेशन योग चाहिए होता है। जी जी। 2 अलग अलग सिस्टम चाहिए होते हैं, दोनों को जोड़ना है। अभी आपने तंत्र में क्या किया, एक अपना तन लिया जी। और एक आपने मंत्र लिया। जी। उन सभी मंत्रों के अलग अलग शब्दों के अलग अलग भेद हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ मंत्र आपको बोलता हूँ, जैसे कि श्रीम ह्रीम क्लीम, श्रीम ह्रीम क्लीम, इस प्रकार के। जब श्री जो है क्या है, ये लक्ष्मी बीज है। क्लीम क्या है, काम बीज है। ह्रीम क्या है, न शक्ति बीज है। इस प्रकार के मंत्रों के कुछ बीज होते हैं। अब इसमें से आप योग कर रहे हो किसके साथ, अपने तंत्र के साथ। इस बात को ध्यान में रखना है कि शक्ति का अपना विवेक नहीं होता है। विद्युत की शक्ति है, अगर मान लीजिए आपने उसको यूटिलाइज किया तो ये आपको लाइट दे सकता, पंखा दे सकता, सारा कुछ, आप इसको स्विच वगैरह सब कुछ कर दिया। जी जी। लेकिन वही डायरेक्ट अगर आपने हाथ में बोर्ड डाल दिया तो क्या करेगा वो, आपको करंट आएगा। जी। तो ये जो तंत्र रहता है ना, नेगेटिवली के हिसाब से भी वो वर्क करता है। जी, और पॉजिटिवली के हिसाब से भी वर्क करता है। नियम कैसा है कि आपको किस हिसाब से लेना है। तंत्र में ये जो षष्ठ क्रम रहता है, मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनम उच्चाटनादिकम, ये सारी चीजें काम करती है। लेकिन जो एक योग्य साधक होता है वो इन चीजों का दुरुपयोग नहीं करना पसंद करता है। मैं पर्सनली भी इन चीजों का प्रयोग नहीं करता। क्यों किसी को मारण का प्रयोग करने का भेद है। ये चीजें देवी माँ तो वरदान स्वरूप में ऐसे ही अपने साधक को दे देती है। लेकिन अगर आप वहीं पे रुक गए तो फिर तंत्र में आप आगे मोक्ष तक कहाँ जाएंगे, समाधि के लेवल तक आप कहाँ पहुंचेंगे। रास्ते में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लुभावनी चीजें मिलेंगी, धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, बल मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, ख्याति मिल जाएगा। बल बुद्धि और विद्या, इसमें किसी में भी आप अहंकार कर लो, आपका नाश है। और श्री हरि के जो भक्त होते हैं, जो देवी माँ के भक्त रहते हैं, वो अहंकार पनपने ही नहीं देंगे, उसका नाश हो जाएगा अपने आप। हनुमान जी को आप उदाहरण में लीजिए, प्रभु श्री महाहनुमान जी जो हैं इतने बलशाली, ब्रह्मांड में मुझे नहीं लगता उनसे रामदूत अतुलित बलधाम। अब लेकिन वो करते क्या है, दिन भर 24/7 केवल राम सिमरन करते हैं। राम के सिमरन में उन्होंने अपनी पूरी जो बल की, जो अतुलित जो बल है उनका, पूरा उन्होंने राम नाम में समर्पित कर रखा। घमंड कहीं भी नहीं, अहंकार कहीं भी नहीं। राम काज करीबे को आतुर, और राम काज को हमेशा आतुर रहते हैं। जब हम लोग तंत्र में प्रयोग करते हैं ना, तो इन सभी चीजों का होता है। अगर मान लीजिए आपका इंटेंशन सही है और आप इस चीज को लेकर के कर रहे हैं, प्लैनेट्स की रेमेडीज कर रहे हैं, देन यू विल अचीव गुड थिंग्स, आपको अच्छी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। जी जी जी। अगर आप किसी नेगेटिवली और किसी से बदला के स्वरूप में करते हैं, वो चीज भी आपको प्राप्त होंगी, लेकिन उसका आपको साइड इफेक्ट मिलेगा, उसका आपको नुकसान होगा। सर, फिर भी तंत्र विद्या को ब्लैक मैजिक के तरीके से देखना गलत है। अपने आप में एक विद्या है, तो इसको हम ब्लैक मैजिक को, ये चीजें कैसा है ना, ये केवल षष्ठ क्रम हो गया, मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनम उच्चाटनादिकम, ऐसे ये जो है षष्ठ क्रम में आते हैं। जी जी। इन क्रियाओं को करने वाले का शास्त्र में बताया गया है कि उन्हें नरक से भी बुरे लोक की प्राप्ति होती है। ये होता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीजें होती है, लेकिन उसे नरक में भी स्थान नहीं मिलता, इतनी बुरी मतलब उसकी दुर्गति हो जाती है। इसलिए इन चीजों को करना ही नहीं चाहिए। अब करने वाले करते हैं, जिन्हें मान लो कि अब
जितने भी आप जैसे आप पास्ट हिस्ट्री भी देखेंगे जी, तो जी। दैत्य हुए, दानव हुए, बहुत सारे अच्छे लोग भी हुए, जी, बुरे जी। लोग हुए। शक्ति है, शक्ति का खेल रहता है, बस बिल्कुल। एनर्जी का है। हाँ जी। कोई कैसा यूज करे, कोई कैसा यूज करे। आपसे लेकिन लोग कंसल्ट करके इन चीज़ों को बहुत हद तक निवारण कर सकते हैं, जो कुछ दोष होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल मतलब आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे ऑडियंस को कि कभी अप्रोच करना हो तो बिल्कुल ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छे तरीके से हमें लेना चाहिए, क्योंकि हम हाँ। सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और इन चीज़ों को हम इतना मानते हैं। और जो नहीं भी मानते उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि जब दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं तो दिवाली की तिथि एक तिथि हर साल आती है। कार्तिक वो अमावस्या। ऐसा नहीं कि हर साल 18 नवंबर को दिवाली पड़ेगी, नहीं। वो हिंदी माह के हिसाब से एक तिथि को पड़ेगी, जब ग्रह उस हिसाब से वहाँ पर प्लेस्ड होंगे। तो हर चीज़ हमारे ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ही चल रही है, तो बिल्कुल इनमें मानना, इन पे भरोसा करना ज़रूरी है। तो सर पॉडकास्ट में आपको कैसा लगा? एट द एंड में पूछना चाहूँगा आज। बहुत बढ़िया लगा। आपके जो प्रश्न रहे बहुत जेन्युइन प्रश्न थे, जिससे कि लोगों के भी भ्रम दूर होंगे। बिल्कुल। और मैंने आपने जो पॉडकास्ट के जो आपके क्वेश्चंस रहे उसमें अपने साइंस को, तंत्र को और ज्योतिष शास्त्र की जो अंधविश्वास वाली जो चीज़ें हैं इसको आपने ये किया, फोकस किया। बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये चीज़ ट्रांसपेरेंसी इज़ द बेस्ट। ट्रांसपेरेंसी एक अगर पारदर्शिता रहती है कि आपको मालूम है, हमें मालूम है कि ज्योतिष शास्त्र के इतने सारे फायदे हैं, तो उसको लेना है। बिल्कुल। अपने प्लैनेट्स को अगर हम बुलंदी पे करके चलेंगे तो क्या दोष है? मान लीजिए कि मेरा सूर्य खराब है तो उसको हम अच्छा करके चलेंगे। चंद्रमा का चंद्रमा खराब है तो उसको हम अच्छा करके चलेंगे। अभी की डेट में अगर 80% हमें प्रॉब्लम है, एटलीस्ट आप उससे रिड्यूस होकर के 20% में आएंगे, 10% में आएंगे, तब तक ग्रह की दशा बदल जाएगी, आपके लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाएंगे। रेमेडीज करते रहना है जी। और रेमेडीज वैदिक परंपरा, जो चीज़ आप जानबूझ के अच्छे तरीके से साइंटिफिकली जब आप करते हैं तो ये वैज्ञानिक घटना कहलाता है, विज्ञान हो गया वो। लेकिन आपको अगर मैंने आपको कुछ रेमेडीज दी, आपको उसका भेद ही नहीं पता है, तो फिर आप उसको करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और साथ में हम नवग्रह को देवता बोलते हैं, तो देवता की तो पूजा ही कर रहे हैं हम, कोई रेमेडी भी कर रहे हैं तो पूजा है, पूजा ही है। तो उसको किसी भी तरीके से ऐसा देखना कि हम इसमें बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन इसमें कूल बनने के लिए बिलीव नहीं करती है कि हम कूल हैं तो हम इन चीजों पे, बल्कि मेरे हिसाब से न्यू कूल ये होना चाहिए कि आप इनको माने, अपने धर्म को, अपनी परंपराओं को साथ लेके आगे बढ़े। आज के इसमें जितने भी नव युवक है ना, वो बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी को लेकर के चलते हैं। मतलब यंग जनरेशन जो है एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छा मानते हैं और उस पर काम करना। अभी ये जो स्वर्णिम युग है ज्योतिष शास्त्र का, आपने बोला भी एप्स वगैरह भी आए हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस भी उनके बहुत अच्छे हैं। एटलीस्ट प्रिडिक्शन का भी कुछ भाग जो है उनमें अच्छा रहता है, जैसे नक्षत्र फल, राशि फल वगैरह चीजें उनमें थोड़ी आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और सर के साथ बैठ के काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बची हैं। मुझे कन्वर्सेशन की ड्यूरेशन में इतनी सारी चीज़ें ऐसी लग रही थी कि बची हुई हैं, तो वो हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। सर के साथ एक और एपिसोड लेके आएंगे, विद इन अ मंथ लेके आएंगे, और उसमें हम और डिटेल में बातें करेंगे इन्हीं चीज़ों के ऊपर, और सारे मेन टॉपिक्स जो आपके डाउट हैं उसको टच करेंगे। तो अभी से आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन भी पिक हो सकते हैं, आपके डायरेक्टली जो क्वेश्चन होंगे सर के साथ वो बात हो सकती है। तो आपके जो डाउट्स हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके, या कोई ऐसे मिथ आपको लगता है, या इस पूरी जो एस्ट्रोलॉजी की जो साइंस है इसको अगर आप गलत भी मानते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, उसको हम अगले पॉडकास्ट में ज़रूर उस पर बात करेंगे। आज के एपिसोड में हमारे साथ थे प्रवीर जी, और आज का एपिसोड हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।